बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग एट होम। मैं हूँ आपकी मेज़बान जुगन काज़िम और उम्मीद है कि आपकी सुबह खुशगवार गुजर रही होगी, जैसे कि मैंने भी आज एक खुशगवार सूट पहना है। मेरा बड़ा दिल था कि आज ज़रा कुछ ब्राइट एंड चेयरफुल मॉर्निंग के साथ हमें आगाज़ करना चाहिए, क्योंकि आज एक नहीं, दो नहीं, तीन ख़ास बातें हैं आज के दिन के बारे में। तो सबसे पहले तो अपने प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे एक बड़े इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ, और वो है बुक रीडिंग। अब आप कहेंगे कि बुक रीडिंग पे तो हर वक्त आप ही बात करती हैं। ज़रूर बात करती हूँ, लेकिन आज इंटरनेशनल चिल्ड्रंस बुक डे मनाया जा रहा है पाकिस्तान समेत दुनिया भर में। अब ये दिन हर साल 2 अप्रैल को मनाया जाता है, और उस फेमस ऑथर की बर्थडे के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिन्होंने अगली डकलिंग भी बुक लिखी, बच्चों की बहुत सी किताबें लिखी, बहुत ही एक ब्रिलियंट पर्सनालिटी, हांस क्रिश्चियन एंडरसन। तो आज उनकी सालगिरह होती है, और उन्हीं की सालगिरह की मुनासबत से आज वर्ल्ड बल्कि इंटरनेशनल चिल्ड्रंस बुक डे मनाया जाता है। इस दिन की बेसिकली शुरुआत 1967 में इंटरनेशनल बोर्ड ऑफ बुक्स फॉर यंग पीपल IBBY ने की थी, जिसका मकसद सिर्फ ये दिन सेलिब्रेट करना नहीं था, बल्कि बच्चों में किताब पढ़ने का शौक़ पैदा करना और उनको और उनकी नॉलेज और उनकी सोच को वसी बनाना था, और उसके साथ साथ एक अवेयरनेस क्रिएट करना कि किताबों की कितनी ज़्यादा अहमियत है। व्यूअर्स, लेकिन आज का दौर क्योंकि इतना बदल चुका है, तो डिजिटल दौर की बात करें तो मोबाइल फ़ोन्स हो गए, टैब्स हो गए, स्क्रीन्स हो गए। सच्ची बात है, इवन टीवी के ऊपर कल जैसे मेरी बेटी नूर बानो मुझे कह रही थी, मामा नो आई डोंट वांट टू वॉच नेटफ्लिक्स, आई वांट टू वॉच यूट्यूब। मैंने कहा बेटा मैं यूट्यूब तो बिल्कुल भी नहीं लगा के दे रही टीवी के ऊपर। तो नहीं मामा आई वांट टू वॉच यूट्यूब। मैंने कहा बेटा आप 5 साल की उम्र पे क्या यूट्यूब पे देखना चाहते हो? प्रॉब्लम ये है कि व्यूअर्स, यूट्यूब हो गया, ये डिफरेंट जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हो गए, आपने बेसिकली कुछ पढ़ना नहीं है, आपने कोई मेहनत नहीं करनी है। आपने बेसिकली स्क्रीन पे एक चीज़ आपकी आई, आपने वो देखी, जब उससे आपका दिल भर गया, आपने फ्लिप किया, आप अगली चीज़ पे आ गए। अब आप रील्स वगैरह भी देखें, एक वक्त होता था कि एक रील 1.5 मिनट की, 2 मिनट, 3 मिनट की भी लोग देखते थे। अब तो रील्स भी 10 से 15 मिनट से ज़्यादा कोई नहीं देखना चाहता, जिसकी वजह से बच्चों की, बड़ों की, सबकी कंसंट्रेशन यानी कि फोकस करने की जो सलाहियत है वो बहुत कम होती जा रही है। तो जब उनसे 10 से 15 सेकंड से ज़्यादा की रील नहीं देखी जा सकती, तो कहाँ से उन्होंने किताबें पढ़नी है 1-1 घंटा, 1.5-1.5 घंटा, या इवन आधा-आधा घंटा। देखिए, किताब इंसान की इमेजिनेशन को क्रिएट करता है, जबकि डिजिटल कंटेंट जो है आपको रेडीमेड तस्वीरें देता है, रेडीमेड चीज़ तैयार देता है। आपके दिमाग ने कुछ एक्स्ट्रा नहीं सोचना, बस आपके सामने एक इंटरेस्टिंग चीज़ आई, आपने देखा, या आपने उसको फॉरवर्ड कर दिया, या आपने उसको लाइक कर दिया, या आपने उसको सेव कर दिया बार बार देखने के लिए, एंड दैट्स इट। ब्रेन को उस तरह से यूटिलाइज करने की इतनी ज़रूरत नहीं होती। हाँ, एक चीज़ ज़रूर होती है, आंखें आपकी बड़ी ख़राब हो जाती हैं, आंखों में ड्राइनेस हो जाती है। अच्छा, एक और मज़े की आपको बात बताऊँ, उस दिन मैं गई, कल मैं गई आई डॉक्टर के पास। तो डॉक्टर साहब से मैं जब आइज़ वगैरह चेक कर रही थी, उन्होंने कहा बाकी सब चीज़ें तो ठीक है, तुम फ़ोन कितना यूज़ करती हो? मैंने कहा डॉक्टर साहब ऑब्वियसली मेरा तो फ़ोन जो है वो बेसिकली मेरा ऑफिस है। तो कहते हैं हाँ, लेकिन थोड़ा सा कम यूज़ किया करो, आंखों में बहुत ड्राइनेस हो गई है। मैंने कहा आंखों में ड्राइनेस? उन्होंने कहा ये बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है, जो आजकल बच्चों में भी देख रहे हैं, बुज़ुर्गों में भी देख रहे हैं, एडल्ट्स में भी देख रहे हैं। तो हमें हर दूसरे बंदे को सिलाइन आई ड्रॉप्स जो है वो रेकमेंड करने पड़ रहे हैं कि दिन के महीने, मतलब दिन में 3 दफ़ा 4 दफ़ा आप ये कतरे आंखों में डालें। तो व्यूअर्स, कितने अफसोस की बात है कि हम एक्सेसिव व्यूइंग, अब मैं बात कर रही हूँ स्क्रीन्स की। जब आप किताब पढ़ते हैं वो एक मुख्तलिफ चीज़ है, आपकी आंख जो है वो एक चीज़ को फॉलो कर रही होती है, एंड दैट्स इट। जब आप स्क्रीन देखते हैं तो बहुत सी चीज़ें हो रही होती है, तो आपका ब्रेन भी ओवर एक्टिवेट हो जाता है, आपके आंख को भी फोकस करने में बड़ी मेहनत लगती है। लेकिन जब आप किताब पढ़ते हैं या कुछ चीज़ पढ़ते हैं, तो जैसे कि मैं ऐसे एक एक लाइन पढ़ के आगे बढ़ रही हूँ, तो उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। आज के बच्चे कहानी सुनने के बजाय यूट्यूब पे कहानी देखना पसंद करते हैं, किताब खोलने के बजाय गेम खेलना पसंद करते हैं। अब व्यूअर्स, मुझे याद है कि जब इंटरनेशनल बुक डे हुआ करता था, तो हमारे स्कूल में, ग्रामर स्कूल में, प्रॉपर मेला लगता था किताबों का। मतलब जिस तरह बेक सेल्स होती हैं और डिफरेंट इवेंट्स होते हैं, उसी तरह प्रॉपर स्कूल में इवेंट होता था।
एंड आई स्टिल रिमेंबर कि उस दिन हम लोग सारा दिन जो है बुक से रिलेटेड ही बातें करते थे, ब्रेक्स में जाके किताबों के स्टॉल्स को चेकआउट करते थे, किताबें परचेज़ करते थे और बड़े ही वो जो कहते हैं ना सब्सिडाइज रेट्स पे किताबें बेची भी जाती थी। अब जब हम बात करते हैं किताब की, तो किताब वो टीचर है जिसको आपको एक दफ़ा आपने ख़रीद ली तो वो आपको सिखाती ही चली जाती है। सो आपको बेहतरीन बेनिफिट्स किताब पढ़ने के लिए पढ़ने के मिलते हैं और रिसर्च भी यही कहती है कि जो बच्चे रोज़ाना किताब पढ़ते हैं उनकी बोलने की यानी कि लैंग्वेज की स्किल ज़्यादा बेहतर होती हैं, उनका कॉन्फिडेंस भी ज़्यादा होता है और उसके साथ साथ उनका दिमाग भी ज़्यादा क्रिएटिव होता है। और मेरे टीचर्स तो कहते थे कि किताबें इंसान के बेहतरीन दोस्त हैं। तो किताबें दोस्त भी हैं, आपकी उस्ताद भी हैं, आपको गाइडेंस देती हैं, आपकी वोकैबुलरी बोलने की स्किल्स को भी इम्प्रूव करती हैं और आपके अल्फाज में, जैसे कि लुग़त होती है, डिक्शनरी होती है उर्दू की, तो उसमें कितने अल्फाज होते हैं वो सब अल्फाज तो हम नहीं जानते, लेकिन जो लोग ज़्यादा किताबें पढ़ते हैं उनकी लैंग्वेज भी फिर ज़बान भी वसी हो जाती है। हमारे आज के बच्चे गैजेट्स में इतने इन्वॉल्व्ड हैं और इतने ओवरली मोटिवेटेड हैं गैजेट्स की तरफ कि ये भूल गए हैं कि किताब पढ़ना कितना इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, किताबें पढ़ने का एक और बेनिफिट ये होता है कि जो आपकी रेगुलर पढ़ाई होती है स्कूल्स में, कॉलेजेस वगैरह में, उसमें भी कंसंट्रेट करने में आपको आसानी होती है। क्यों? अगेन क्योंकि पूरी दुनिया कंप्यूटर्स, गैजेट्स, टैब्स, इन चीज़ों की तरफ जब शिफ्ट हुई है और किताबें भी लोगों ने स्क्रीन्स पे पढ़नी शुरू कर दी हैं। अब होता ही है कि या तो बंदा सिर्फ स्क्रीन पे किताब पढ़ रहा हो ना, अब होता ही है कि स्क्रीन पे किताब भी पढ़ रहे हैं और उसके साथ साथ रीलें भी देख रहे हैं और 10 और एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। बात फिर वही हो जाती है। मैं तो हमेशा कहती हूँ कि जो पेपर पे लिखे हुए अल्फाज होते हैं उनको पढ़ना, अपने हाथ में किताब को पकड़ना, उस किताब के साथ अपनी किसी घर की खिड़की के साथ कर्ल अप करके, साथ खिड़की के बाहर भी देख रहे हैं, आपके पास किताब है अपने हाथ में, आपने थोड़ी सी बुक रीडिंग की, थोड़ा रिलैक्स किया, अपनी आइज़ को सुकून दिया, बाहर देख, आई मीन ये वाली एक्टिविटीज़ जो हैं वो पॉजिटिविटी भी क्रिएट करती हैं और एक आपको वास्ट कैनवस प्रोवाइड करती हैं जिसमें आप अपनी मर्ज़ी के सोचों के थ्रू रंग भर सकते हैं। सो व्यूअर्स, आज बेसिकली इंटरनेशनल चिल्ड्रंस बुक डे है एंड आई होप कि सब बच्चों के स्कूल्स के अंदर आज बुक फेयर या कोई इस किस्म का मामला होगा जिससे रिलेटेड किताबें पढ़ने के ऊपर ज़्यादा फोकस होगा। देखें व्यूअर्स, हम सब कोई ना कोई ऐसा काम, कोई ना कोई ऐसी चीज़ कर सकते हैं जिससे हम बुक रीडिंग को इनकरेज करें और किताबों की तरफ बच्चों का रुझान वापस लेके आएँ। लेकिन उसके लिए सबसे अहम चीज़ है कि हम खुद भी पढ़ें। यहाँ पे व्यूअर्स एक ऐसी किताब जो हम सब की ज़िंदगियों में एक्चुअली एज मुस्लिम्स आपके लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट होती है वो है कुरान मजीद। अब एक बड़ा इम्पॉर्टेंट सवाल आज आपसे पूछूंगी क्योंकि आज इंटरनेशनल चिल्ड्रंस बुक डे है, तो किताबों की बात करें और अगर बच्चों को किताब पढ़ाने की बात करें तो कुरान मजीद तो सबसे बेहतरीन किताब है जो आप अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं। बट लोग क्या करते हैं कि अरबी में ज़रूर पढ़ाते हैं और जब बच्चों की एक्चुअल लैंग्वेज जिनमें वो कंफर्टेबल होते हैं, जिसमें वो कम्युनिकेट करते हैं, वो उर्दू है या अंग्रेज़ी है या पंजाबी है या सिंधी है, जो भी लैंग्वेज है उनकी, तो होता ही है कि वो कुरान मजीद पढ़ तो लेते हैं अरबी में लेकिन उसको समझ नहीं पाते हैं। तो बच्चों को इस पोजीशन में लेके आना कि वो अपने आप को खुद गाइड कर सके और अपनी लर्निंग में इजाफा कर सके, क्योंकि व्यूअर्स कुरान मजीद की सबसे खूबसूरत बात यह है कि आपने आज कुरान मजीद पढ़ा 10-12 साल की उम्र पे ट्रांसलेशन के साथ, मतलब तर्जुमे के समेत, आपको उसकी एक डिफरेंट सिग्निफिकेंस मिलेगी। जब आप फिर उसी कुरान मजीद को 18 साल की उम्र पे पढ़ेंगे आपको मज़ीद और नॉलेज मिलेगी, फिर 20-25 साल पे पढ़ेंगे एक और लेवल की। सो इसीलिए कुरान मजीद को ज़िंदगी का ऐसा हिस्सा बना लेना चाहिए कि लिटरली आपके बेड साइड टेबल पे हो या ऐसी जगह पे हो जहाँ पे आपने जब एक्सेस करना है आप एक्सेस कर सकें। सो व्यूअर्स, जहाँ किताब पढ़ने की बात कर रही हैं तो जो सबसे अहम किताब है वही वाली बात, जिस तरह आप देखें कि हमारे क्रिश्चियन भाई बहन जो हैं बाइबल ज़रूर पढ़ें, अंडरस्टैंड करें कि आपकी मजहबी किताबें भी आपको क्या गाइडेंस दे रही हैं। हम लोग बहुत सी चीज़ें आजकल व्यूअर्स मैं ऑनलाइन देखती हूँ, कुछ ऐसी चीज़ें भी देखती हूँ जो बड़ी मायूब और अजीब सी होती हैं कि भाई कुरान मजीद में ये लिखा हुआ है या बाइबल में ये लिखा हुआ है, जबकि ऐसी चीज़ें इनकरेक्ट होती हैं क्योंकि किसी ने कहीं पे रील या पोस्ट देखी उसको लगा दिया। अब
वेरीफाई किस तरह करे बंदा कि ये बात सच है कि गलत है, कि क्या इस पे तशखीस करनी चाहिए? अगर आपकी अपनी नॉलेज होगी। अब वो नॉलेज कैसे क्रिएट होगी? जब आप किताब पढ़ेंगे, और उनमें सबसे अहम किताब कुरान मजीद। सो व्यूअर्स, यहाँ पे जहाँ पे मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि हमें अपने उन चीज़ों के ऊपर फोकस करना चाहिए जो इम्पॉर्टेंट हैं। वहाँ पे बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हमने गैर ज़रूरी समझना शुरू कर दिया कि भाई दूसरी किताबें कैसे बच्चे पढ़े, स्कूल की किताबें पूरी नहीं होती। ओ भाई, स्कूल की किताबें पढ़ने में उन बच्चों को आसानी होती है जो रेगुलरली जनरली घर पे अपनी किताबें पढ़ते हैं। किचन की तरफ रुझान करते हैं। शेफ़ कनीज़ फ़ातिमा हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो बेटा? बिल्कुल ठीक। अच्छा, आज हम इंटरनेशनल चिल्ड्रंस बुक डे की बात करें। बच्चों को किताबों की तरफ लेके आना। देखिए, बुक रीडिंग डे तो जनरली भी आता है, बट चिल्ड्रंस बुक्स, छोटी उम्र पे आदत डलती है तो बंदा किताब पढ़ता है। अगर छोटी उम्र पे आपने सिर्फ पकड़े ही गैजेट्स हैं तो आप क्यों किताब पकड़ेंगे? वो तो आपको बहुत बोरिंग लगेगी। वही ना, पहले होता था जिस तरह के पेरेंट्स अक्सर बच्चों को सुलाते हुए स्टोरी सुनाते थे, बुक रीड करके, आज का ये, आज तुम्हें सिंड्रेला की स्टोरी सुनाएंगे, आज ये वाली स्टोरी सुनाएंगे, तो वो बच्चों का भी ना ऑटोमेटिकली इंटरेस्ट डेवलप होता था। और सच्ची बात है कि जान, जब हम भी अपने बच्चों को, हसन को या नूर को या हमजा जब छोटा होता था, जब दानिया कमाल छोटे होते थे, फैसल क्या करते थे कि हम कहते थे कम लेट्स रीड अ बुक। बात शुरू यहाँ से होती थी कि फैसल या मैं किताब पढ़ के सुनाते थे। उसके बाद जैसे जैसे बच्चे बड़े होने शुरू हुए तो हमने कहा अच्छा चलो, एक पेज मैं पढ़ूंगी, एक पेज आप पढ़ोगे। फिर क्या करना शुरू किया कि एक लाइन मैंने पढ़ी, एक लाइन बच्चे ने पढ़ी, और फिर आहिस्ता आहिस्ता बच्चों ने किताब पढ़ना शुरू की और आप साथ बैठ गए और आपने कहा चलो आप अपनी किताब पढ़ो, मैं अपनी पढ़ती हूँ, और सोने से पहले बिफोर बेड टाइम। तो वो एक आपकी रूटीन बन जाती है, बिल्कुल आदत बन जाती है। अब फैसल, मैं अक्सर उनको कहती हूँ कि आपको टाइम कैसे मिलता है? कहते हैं जुगन, मैं अगर डेली किताब ना पढूं ना, मेरा दिमाग ही नहीं रिफोकस कर पाता। मैं कहती हूँ आप तो वकील हैं, आप तो हर वक्त किताबें पढ़ रहे होते हैं। तो आगे से कहते हैं जुगन, वो काम की और केसेस से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, मुझे रीड करना होता है अपने माइंड को रिलैक्स करने के लिए, अपने माइंड को डिस्ट्रैक्ट करने से दूसरी चीज़ों से। तो बात यह है कि आपके माइंड को रिलैक्स करने का, उसको फोकस करने का, और उसको थोड़ा सा ये डिजिटल दुनिया की, देखो सोचने की बात है बेटे, जब आप किताब पे पेपर को देखते हो, पेपर देखते हो तो उस किताब पे वर्ड्स लिखे हैं और वो एक ही तरह से लिखे हुए हैं और एक तरतीब में लिखे हुए हैं। आपकी आय उसको फॉलो करती है, आप उसको पढ़ते हो और आपका दिमाग। बट जब आप रील्स और दूसरी चीज़ें देखते हैं तो इतनी ज़्यादा चीज़ों मूवमेंट चल रही होती है तो आपका दिमाग भी हिलसा जाता है। ऐसे ही है। तो ब्रेन को लोग कहते हैं ना भाई, जब किताब पढ़नी है तो चलो उनको टैब ही पकड़ा दे। इट्स नॉट द सेम थिंग व्यूअर्स। वो पीडीएफ डाउनलोड करके दे देते हैं कि आप मोबाइल में पढ़ लो या और बच्चे फिर पीडीएफ पे नहीं पढ़ रहे होते, वो एक्चुअली पीडीएफ के बहाने कानों में टूटियां लगा के दूसरी चीजें देख रहे होते हैं। सो बात यह है कि किताब पढ़ना, मैगजीन्स पढ़ना, अखबार पढ़ना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू रीड। अब तो हमने रीडिंग को भी ऑडियो बुक्स कंसिडर करना शुरू कर दिए। देखिए, ऑडियो बुक का मतलब है कि आप कान में किताब सुन रहे हैं। अगर आपको कंसंट्रेशन में प्रॉब्लम है तो मैं आपको एक हल बहुत अच्छा देती हूँ, ऑडियो बुक ज़रूर सुने जो वर्बली आप सुन सकते हैं, किताब साथ में किताब पढ़ें। किताब आपके सामने, आप ऑडियो बुक सुन रहे हैं और साथ साथ आप पढ़ भी रहे हैं उसको। उससे होता ही है कि आपकी कंसंट्रेशन ज़रा मज़ीद बेहतर हो जाती है अगर आपका इशू है, और वो फिर वक्त के साथ आप ऑडियो सुनना छोड़ दें और सिर्फ रीडिंग की तरफ। ऑडियो बुक्स तो व्यूअर्स उन लोगों के लिए आई थी जो लोग फॉर एग्ज़ाम्पल बीनाई से मरहूम थे, या ऐसे बुज़ुर्ग जो आगे जाके नहीं कर सकते, या छोटे बच्चे जिनके पेरेंट्स के पास टाइम नहीं था तो इस वजह से वो उनको किताबें ऑनलाइन सुनाना शुरू हो गए। इसलिए नहीं बनी थी ऑडियो बुक्स के लोग पढ़ना ही छोड़ दें, ये पढ़ने को मज़ीद इनकरेज करने के लिए क्रिएट की गई थी, इसलिए नहीं कि पढ़ाइयाँ ही छोड़ दो। राइट? बिल्कुल। बचपन की फेवरेट बुक याद है? हाँ, मैं एक सिंड्रेला की स्टोरी पढ़ती होती थी, सबने ही पढ़ी होगी सिंड्रेला की, उसकी अगली सिस्टर्स वगैरह। तो ये मेरी बहुत फेवरेट होती थी, मतलब कि वो स्टोरी पता भी होती थी लेकिन उसको बार बार जो पढ़ने का मज़ा आता था, उसमें से कुछ वर्ड्स को हाईलाइट करना प्रॉपर, वो एक मतलब कि एक अलग ही एक्टिविटी होती थी। आजकल के बच्चों को शायद इस चीज़ का ना पता हो क्योंकि उन्होंने वही टाइम अपना गेम्स में या इस तरह से मोबाइल यूज़ करने या रील्स देखने में इन्वेस्ट करना होता है, जो कि एक गलत चीज़ है। थोड़ी आंखों को भी रिलैक्समेंट देनी चाहिए। अच्छा, एक बुक होती थी अगली डकलिंग, दी अगली डकलिंग, जिनकी आज सालगिरह है, हांस क्रिश्चियन एंडरसन, ये उनकी लिखी हुई किताब है। उन्होंने और भी बहुत सी बच्चों की किताबें लिखी और बहुत सा कंटेंट लिखा, बट उनका फोकस बच्चे होते थे, इसीलिए उसी की मुनासबत से आज का दिन। लेकिन उनकी ये जो किताब होती थी ना, अगली डकलिंग, वो मेरी बड़ी फेवरेट होती थी।
कि भाई जस्ट बिकॉज शुरू में आप किसी मुश्किल वक्त से गुजरते हैं या आप बाकियों की तरह नहीं दिखते या आप मुख्तलिफ हैं, तो इट डजेंट मैटर। एक वक्त आता है कि आप शायद जो नॉर्मल और रेगुलर थे आप उनसे भी ज़्यादा हसीन होके रूनुमा हो। इट जस्ट डिपेंड्स, क्योंकि वो एक काली सी बतख है जो एंड में स्वान बन जाती है, राइट। सो बहुत सी ऐसी स्टोरीज होती है टोट पटोट। अगर हम अपनी लोकल स्टोरीज़ की बात करें, सो लॉट्स ऑफ स्टोरीज। व्यूअर्स, उर्दू, अंग्रेज़ी, जर्मन जिस ज़बान में पढ़ना है, लेकिन बच्चों को प्लीज़ पढ़ने की तरफ ज़रूर मुतवज्जो करें, बिल्कुल उस ज़बान में जो वो समझते हैं। अभी उस ब्रेक की तरफ जाने, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आज कनीज़ फातिमा मीठा बना रही हैं, नमकीन नहीं। तो वो मीठे में क्या बना रही है, ब्रेक के बाद उनके पास किचन में आएंगे। लेकिन आज वर्ल्ड ऑटिज़म अवेयरनेस डे भी है और आज एक बहुत ब्रिलियंट पर्सनालिटी की डेथ एनिवर्सरी भी है, हमने उनको भी ट्रिब्यूट पेश करना है। तो डोंट वरी व्यूअर्स, आज के दिन की मुनासबत से हर चीज़ को कवर करेंगे। अभी ब्रेक के बाद किचन में आएंगे, किचन के बाद हम ऑटिज़म के ऊपर फोकस करेंगे, क्योंकि ऑटिज़म एक बहुत मेजर ऐसा इशू है जो हमारे बहुत से यंग और लोग और एडल्ट्स भी फेस कर रहे हैं। हर दिन ये साल 2 अप्रैल को मनाया जाता है और इसका मकसद है ऑटिज़म से रिलेटेड अवेयरनेस पैदा करना और लोगों को एजुकेट करना कि आखिर ऑटिज़म है क्या, और अगर कोई इंसान ऑटिस्टिक हो तो उनके साथ हमें कैसे डील करना चाहिए। और ये 2007 में यूनाइटेड नेशंस ने ऑफिशियली डिक्लेयर किया था। तो ऑटिज़म पे भी आगे बात करेंगे। उसके बाद हमारी एक बड़ी ग्रेट पर्सनालिटी, हमारे एक लेजेंड आर्टिस्ट अब इस दुनिया में नहीं है, उनको भी ट्रिब्यूट पेश करना है। आज उनसे रिलेटेड भी बड़ा ख़ास दिन है। तो छोटी सी ब्रेक की तरफ जाएंगे, आप हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक व्यूअर्स, हम आ गए हैं शेफ़ कनीज़ फातिमा के पास। भाई आज तुसी सुबह सुबह मीठा बना रहे हो, इज़ द मीठास। तो चले मैं आके आपके मीठे में हेल्प करूँ। आपको पता है मेरा एक ही तो डिपार्टमेंट होता है। होपफुली इंग्रेडिएंट्स देख के आइडिया तो हो गया होगा कि बन भाई स्ट्रॉबेरी और दूध के साथ, अब स्ट्रॉबेरी की खीर तो नहीं बन सकती क्योंकि दूध ही फट जाएगा। सो स्ट्रॉबेरी, दूध है, ये है, बिस्किट्स है, स्ट्रॉबेरी डिलाइट टाइप चीज, स्ट्रॉबेरी डिलाइट या स्ट्रॉबेरी ट्राइफल, जो भी आप कहना फ्रूट ट्राइफल बट स्ट्रॉबेरी। अच्छा, तो हम ये क्या कर रहे हैं मुझे बता दो ताकि मैं दूध मैंने पैन में डाल दिया है ताकि बॉयल आ जाए, और दूसरी तरफ मैंने स्ट्रॉबेरीज रखी हैं स्ट्रॉबेरी सॉस बनाने के लिए। अच्छा, इसका मैंने क्या कस्टर्ड बनाना है? इसका आपने मुझे आप कस्टर्ड का सामान दे दें ताकि मैं अपना जो है वो कस्टर्ड के मामलात जो है वो सेट कर लूँ। ठीक है। और क्रीम है हमारे पास? जी है, क्रीम। वो क्रीम हम इसमें डालने के लिए या नहीं, लेयरिंग करने के लिए। आप देखो ना, मैंने उस दिन भी समझाया था आप सबको कि अगर आपने बनाना है कस्टर्ड तो कस्टर्ड में क्रीम ज़रूर डालनी है। उससे होता ही है कि कस्टर्ड थोड़ा आपका एक्स्ट्रा क्रीमी हो जाता है। सो अगर कुछ हमारे पास होगा एक्स्ट्रा, ठीक है, तो ज़रूर मुझे दे दीजिएगा। पाउडर कितना डालूँ कस्टर्ड का मैं? 5 टेबलस्पून डाल दें। तो यानी कि सारा ही? हाँ, सारा ही ऑलमोस्ट, क्योंकि हमारे पास 1 लीटर मिल्क है। 1 लीटर मिल्क है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है। तो ये मैं कर रही हूँ, कस्टर्ड बना रही हूँ। आप तब तक मुझे ये गाइड करें कि हमारे इंग्रेडिएंट्स क्या हैं। ठीक है। और मैं तब तक अपनी हमारे जो चीनी तो नहीं डाली आपने? नहीं, मैंने भी चीनी नहीं डाली, चीनी ये है। और ये कितने स्पून डलेगी? 4 टेबलस्पून। बिल्कुल ठीक है, चलो। सो इंग्रेडिएंट्स की तरफ आते हैं। जो हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए स्ट्रॉबेरी ट्राइफल के लिए, वो है स्ट्रॉबेरी 500 ग्राम, दूध 1 लीटर, चीनी 4 खाने के चम्मच, स्ट्रॉबेरी कस्टर्ड 4 से 5 खाने के चम्मच, स्ट्रॉबेरी जेली हस्बे ज़रूरत, क्रीम 1 कप, बिस्किट 3 पैकेट और कंडेंस्ड मिल्क हस्बे ज़रूरत। बहुत ही सिंपल और इजी पीजी सी रेसिपी है। कस्टर्ड ऑब्वियसली सबको बनाना आता ही होगा कि 1 लीटर दूध को आपने उबालना है, उसके अंदर चीनी डालनी है, वो उसको जब बॉयल आ जाएगा आपने कस्टर्ड पाउडर की अच्छी सी स्लरी बना लेनी है, उसमें लम्स ना हो, और एक हाथ से जब आप स्लरी ऐड करें दूसरे हाथ से उसको आपने कंटिन्यूसली विस्क करते रहना है। जैसे दूधदानी नहीं होती उस टाइप की चीज़ में अगर आप मिक्स कर लेते हैं ना तो वो फिर पोरिंग में भी आपको ईजी हो जाता है। बिल्कुल, आपने उसको अच्छे से विस्क करना है जब आप उसको ऐड करे होंगे स्लरी को, ताकि बिल्कुल भी लम्स ना बने, और अगर लम्स बन भी जाए, अगर आपके पास विस्कर है उसको अच्छे से आप बीट करेंगे वो ठीक हो जाएगा। दूसरी ही तरफ हम बनाएंगे स्ट्रॉबेरी सॉस। ठीक है, अक्सर हम स्ट्रॉबेरी सॉस या स्ट्रॉबेरी सिरप बाजार का बनाया यूज़ करते हैं। आपके पास अगर फ्रोज़न स्ट्रॉबेरीज हैं वो तो भी चलेंगी, अगर फ्रेश है तो भी चलेगी, क्योंकि इसने अच्छे से पकना ही है।
स्ट्रॉबेरीज मैंने इसके अंदर डाली हैं 1 कप, और ये जो इसके अंदर चीनी डालेंगे सिर्फ और सिर्फ फ्लेवर के लिए 1 टेबलस्पून, दैट्स इट। हाफ नींबू जाएगा, क्योंकि स्ट्रॉबेरी हल्की सी खट्टी होती है, तो ये जो नींबू है, नींबू और चीनी मिलके उसकी जो खटास को वो बैलेंस करेगा। ये देखें व्यूअर्स, ये हम साथ में स्ट्रॉबेरी का कस्टर्ड बना रहे हैं, कस्टर्ड का मिल्क भी पोर करते जा रहे हैं। ये देखें थोड़ा सा, और आपने स्पून के साथ इसको अच्छे से मैश करते जाना है। बहुत सिंपल है, आपने सिर्फ इसमें चीनी डाली, हल्का सा पानी डाला। अगर फ्रोज़न स्ट्रॉबेरीज हैं तो आप पानी मत डालें, क्योंकि जब आप फ्लेम ऑन करेंगे तो उसमें से पानी निकलेगा ही निकलेगा। और उसके अंदर आपने हाफ नींबू डाल देना है, और उसको आपने स्पून से इस तरह मैश करते जाना है। और ये खुद ब खुद थिक होगा, इसके अंदर कोई भी थिकनिंग एजेंट वगैरह डालने की कुछ ज़रूरत नहीं है। अच्छा हमने इंग्रेडिएंट्स नहीं बताया ना अभी, तो बता दिए। लो जी, मैं तो अपनी ये देखें हमारा कस्टर्ड भी थिक हो गया। और ये जो ट्राइफल का जो कस्टर्ड है ना, आपने ज़्यादा थिक नहीं रखना। क्रीम डाल रही हूँ, लेकिन मैं आपको और मंगवा के भी दे रही हूँ, ठीक है? तो वो आपके लिए, क्योंकि ये तो हमने इमीडिएटली तो क्रीम नहीं ऊपर से डालनी ना, क्रीम तो एंड में डाल के हम डेकोरेट करेंगे, राइट? तो यहाँ पे इसको हाफ डाल लें। हाँ, मैं वही चाह रही हूँ कि मैं हाफ इसमें से ये क्रीम डाल देती हूँ, बाकी की मैंने और भी आपकी। इससे होगा ये कि व्यूअर्स, वो जो जेली टाइप टेक्सचर होता है ना क्रीम का, वो ज़रा कम हो जाता है। क्योंकि होता ही है कि जब आप जेली टाइप टेक्सचर वाला कस्टर्ड डालते हैं ना, उससे फिर वो बहुत ज़्यादा जो है ना वो ऐसे लगता है कि जैसे आप कस्टर्ड कम और जेली ज़्यादा। अब ये देखेंगे इसका कितना क्रीमी टेक्सचर हो गया, बिल्कुल। और यहाँ पे आपने अगर मतलब ट्राई करना है अपने कस्टर्ड के फ्लेवर को, तो आप कर लें। चीनी इस पॉइंट पे आप ट्राई कर सकते हैं, ज़रूरत है, मज़ीद नहीं है। हमारे पास कंडेंस मिल्क भी है। अच्छा, डालना है उसके अंदर? हाँ जी, कंडेंस मिल्क में भी अच्छा खासा मीठा है, तो हमें इस वजह से फिर और डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और वो भी इसी में डालना है हमने। हाँ जी, इसमें डालना है। और जो मैंने क्रीम रखी हुई थी उसके अंदर एसेंस और कंडेंस मिल्क डाल के उसको अच्छे से हमने बीट करना है। बिल्कुल ठीक है, तो वो उसका भी फ्लेवर एक बहुत अच्छा आएगा, और आपकी एक ट्राइफल में एक एक्स्ट्रा लेयर हो जाएगी। बिल्कुल ठीक है। तो 2 आपने टेबल स्पून इसमें वो डाल दिए उसके। एक्चुअली होता ही है कि व्यूअर्स, आप जितनी उसके अंदर वो करेंगे ना मज़े की चीज़ें डालेंगे, उतना ही उसका जायका अच्छा होगा। ये जो क्रीम है इसके अंदर हाफ टेबल स्पून हम डालने लगे हैं अपना कंडेंस मिल्क, क्योंकि अब क्रीम की क्वांटिटी के हिसाब से आपने डालना है। हाँ। और ये है मेरे पास वनीला एसेंस, जो कि हाफ, वो जो वनीला एसेंस की बॉटल होती है उसका बिल्कुल ही हाफ कैप है, ज़्यादा नहीं डालना, बहुत आधा कैप, ठीक है? हाँ, आधा कैप, ज़्यादा नहीं डालना आप लोगों ने, आधा डालना है, आधी बोतल ही ना डाल देना। हाँ। और कस्टर्ड का ये वाला टेक्सचर जो है बिल्कुल परफेक्ट है। अब ये देखें ना, अगर मैंने चीनी और डाल दी होती तो बहुत मीठा हो जाना था। आपने जो कंडेंस्ड मिल्क डाला है उससे परफेक्ट हो गया। अब आप देख रहे हैं कि मैं उसको ना थोड़ा सा कूल डाउन होने के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे कर रही हूँ। द रीज़न आई एम डूइंग दैट इज़ कि उसके ऊपर फिर वो एक स्किन सी नहीं बन जाती। और कस्टर्ड जो है वो इसी तरह। मज़ीद इसको कुक करना है कि नहीं? नहीं, बस इसको इतना ही कुक करना है। और दूसरी बात, जब आप इसके अंदर फ्रूट्स वगैरह डाल रहे होते हैं तो हमेशा उसे ठंडा करके डाला करें, रूम टेम्परेचर पे ले आया करें। अगर ज़्यादा टाइम नहीं है, एटलीस्ट रूम टेम्परेचर पे आपका कस्टर्ड होना चाहिए, देन फ्रूट्स ऐड करें, क्योंकि फ्रूट्स काले हो जाते हैं और उनका वो पानी निकलने लग जाता है। बिल्कुल। तो ये जैसे कि हम इसको भी कूल डाउन साथ साथ करते जा रहे हैं, साथ साथ हमारी स्ट्रॉबेरी सॉस भी बन रही है। आप अपनी बेस बेशक बनाना शुरू करती हूँ। अब अगर आपने ये इंडिविजुअली लेयरिंग करनी है ना व्यूअर्स, तो हम आपको वो वाली रेसिपी। अब ये बिस्किट्स हैं, आप बिस्किट अपनी मर्ज़ी से कोई भी ले सकते हैं। बिस्किट को आपने अच्छे से क्रश कर लें या किसी भी चॉपर में डाल के उसको अच्छे से ग्राइंड कर लें। इसके अंदर भी मैं कंडेंस मिल्क डालूंगी, क्योंकि एक तो ये जो बिस्किट को हल्का सा बाइंड करने में हेल्प करेगा, और अगर आपने बटर भी डालना है तो आप बटर भी डाल सकते हैं। अच्छा, अब इसको कितनी देर कुक करना है? बस ये स्ट्रॉबेरीज को मैश करना है और कोई विद इन सेकंड्स तक की फ्लेम हम ऑफ कर देंगे। और इसमें चीनी मैंने डाल दी है, और लेमन भी डाल दिया है, इसकी खटास को बैलेंस करेगा। बिल्कुल ठीक है। अब आप पे डिपेंड करता है कि आपको ज़रा सा मैश्ड फॉर्म में चाहिए या फिर आपको ये उस फॉर्म में चाहिए, थोड़ा सा लिक्विडी फॉर्म में। पॉइंट पे हम बंद कर देंगे क्योंकि इसने ठंडा होके भी मज़ीद थिक होना है। तो ये मैं जैसे कि अब आप देख रहे हैं कांटे से ना स्ट्रॉबेरीज को मैश कर रही हूँ।
लोग अक्सर ऐसा करते हैं कि इसको छान भी लेते हैं उसका वो निकालने के लिए, लेकिन फिर स्ट्रॉबेरी के सीड सारे रह जाते हैं, बीज वगैरह। सो ये एक बहुत बेहतरीन ऑप्शन है कि आप इस तरह से इसको मैश कर लें, और वो थोड़े थोड़े दाने तो मज़े के लगते हैं, फिर आपको लगता है कि एक्चुअली आपने फ्रेश स्ट्रॉबेरीज का बनाया है, वरना तो लगता है कि जैसे डब्बे की चीज़ आपने कोई तैयार की है। अब ये देखें, ये स्किन डेवलप होने से पहले मैंने फिर इसको हिला दिया ताकि वो जो एक तय सी आ जाती है ना, एक लेयर सा आ जाता है। ये फ्रेश स्ट्रॉबेरीज हैं, इनको हम चीनी लगाएंगे हल्की सी, और 1-2 ड्रॉप सिर्फ लेमन के। एक तो जो स्ट्रॉबेरीज हैं उनका कलर भी नहीं ख़राब होगा। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट बात, उसका कलर ख़राब नहीं होगा। वैसे तो आप कस्टर्ड को अगर पैन से निकाल लेते हैं तो वो वैसे ही कूल डाउन हो जाता है, और फिर आप उसको थोड़ा सा मिक्स कर लें। मेरा पॉइंट ये होता है कि द रीज़न दैट आई डू दैट इज़ बिकॉज मैं अक्सर ट्राइफल घर में बनाती हूँ। अब जैसे मैंगो सीज़न में आएगा तो आप मैंगो ट्राइफल, भाई और कुछ नहीं है तो बनाना ट्राइफल भी बन सकता है। बिल्कुल, थोड़े से आप उसमें चॉकलेट फ्लेक्स, बनाना पुडिंग बन सकती है। बिल्कुल। सो ऑप्शंस तो बहुत से हैं, आप पे डिपेंड करता है कि आपने उसको किस तरह से यूटिलाइज़ करना है। ये स्ट्रॉबेरीज़ को हमने चीनी और 1 से 2 ड्रॉप्स लेमन के लगा के आपने 2 से 3 मिनट के लिए रख देना है, दैट्स इट। और दूसरी तरफ हैं ये बिस्किट्स। बिस्किट्स के अंदर हमने डाला है कंडेंस मिल्क, और अब हम इसकी बेस तैयार करेंगे। अब ये देखें व्यूअर्स, हमने साथ साथ इसको मैश कर करके इसको ऑलमोस्ट लाइक अ पेस्टिश फॉर्म में ले आए। मैं 2 लम्हे के लिए आप अपने कप के हिसाब से इसके अंदर क्वांटिटी डाल सकते हैं। अगर साइज़ में थोड़ा बड़ा है तो उसके हिसाब से आपने लेयरिंग करनी है। आपको थोड़ी क्रीम इसमें और डाल दूं मैं? किसमें? इसमें, ताकि आप अपनी जो अगर आपने बड़े कंटेनर में भी बनाना है तो आपके पास क्रीम पूरी हो जाए। है ठीक है, डाल दूँ? हाँ जी डाल दूँ। 2 टेबलस्पून मैंने 1 कप में बिस्किट डाला। ये अब ये देखें ना, अब आपने अगर ऊपर से मज़ीद उसको करना है तो आप कर सकती हैं। जेली मैंने पहले ही बना के फ्रिज में रख दी हुई थी। अच्छा, जेली पहले से बनी हुई है, ग्रेट। जेली को वैसे लिटरली 5-10 मिनट्स लगते हैं, लेकिन उसके कूल डाउन का एक पीरियड होता है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से हाँ जी। सो जेली बिल्कुल रेडी है। इसको हम छुरी से कट कर लेते हैं ना, छुरी से कट कर लेते हैं। हमारे पास छुरी का ये रही। हाँ जी, लाइए ज़रा ये हमारी। इसको आप क्यूब्स में कट कर लें। बेसिकली आप अगर उसको हिलाने से पहले ही कट कर लेते हैं ना, तो आपको उसकी शेप भी बड़े मज़े की मिल जाती है। और तब तक हम अपना 1 सर्विंग कप तैयार करते हैं। पहली लेयर गई ये कस्टर्ड की। ये हमारी जेली भी तैयार हो गई। तैयार होगी। जेली आप कोई भी अपनी मर्ज़ी से किसी भी ब्रांड की यूज़ कर सकते हैं। अगर घर में फ्रेश स्ट्रॉबेरीज़ के साथ बनाना चाहते हैं, बीच में आप जेलेटिन वगैरह डाल के भी बन सकती है घर में। तो अगर ज़्यादा कन्वीनियंट है तो आप रेडीमेड कोई भी ब्रांड की जेली उठा लें और उसको 1 कप में पानी में बॉईल करके उसको अच्छे से रेफ्रिजरेटर में रख दें, दैट्स इट। ये लें जी, ये आपके क्यूब्स आ गए जेली के। अब आपकी सिर्फ व्यूअर्स लिटरली लेयरिंग का काम रह लेयरिंग जाता है। ठीक और है, वो भी ऑलमोस्ट हमारी हो गई है लेयरिंग। अब इसके ऊपर नेक्स्ट क्या जाना है? नेक्स्ट जेलीज। अच्छा, थोड़ी सी, ज़्यादा सी, कितनी सी? थोड़ी सी, जस्ट लिटिल बिट। हाँ जी, क्योंकि सर्विंग हमारी सिंगल सर्विंग है तो उस हिसाब से हम इसको जेलीज डालेंगे। ये हमारी 2 लेयर्स हो गई हैं। पहली लेयर में बिस्किट था, सेकंड लेयर में कस्टर्ड ऐड किया एंड थर्ड लेयर जेलीज की है। ठीक हो गया। हाँ जी। अब इसके बाद अब हम इसके ऊपर वैसे अभी गरम है तुम्हारा कस्टर्ड, तो गरम है, लेकिन एक की प्रेजेंटेशन आपको करके हम दिखा देते हैं, बाकी जब वो रूम टेम्परेचर पे हो जाएगा फिर हम बाकी करेंगे। तो ये अब देखिए ना व्यूअर्स, ये बच्चों के साथ करने वाली भी तो एक्टिविटी कितने मज़े की है। आप उनको अपने साथ एंगेज कर सकते हैं। बिल्कुल।
आप बच्चों को भी साथ साथ एंगेज करें, उनको भी लगाएं साथ अपने ये काम करने में, इट बिकम्स अ फन थिंग टू डू ना। हम लोग हमेशा यही सोच रहे होते हैं कि यार बच्चे जो हैं वो स्क्रीनें नहीं छोड़ते, तो आप उनको कौन सी कोई चीज़ दे रहे हैं कि वो स्क्रीनें छोड़ें? फिर उनके तो पास लास्ट में यही बचता है कि वो फिर मोबाइल लेके बैठ जाते हैं। बिकॉज यार मेरा पॉइंट ये कि अगर आप बोर हो रहे होते हैं तो अगला बंदा भी तो बोर हो रहा होता है। ऐसे ही है, मतलब बच्चा तो उतना ही बोर होता है जितना बड़ा बोर होता है। बिल्कुल। तो अगर हम थोड़ा सा बच्चों की भी रिक्वायरमेंट्स और चीज़ों को मद्देनज़र रखें तो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपके बच्चे जो हैं वो डिवाइसेस की जान ना ये छोड़ें। देखिए थर्ड लेयर बिल्कुल आपने उसकी थिन सी लेयर लगानी है क्रीम की, और हम हमारी जो फोर्थ लेयर होगी वो है स्ट्रॉबेरी सॉस। और ये जो स्ट्रॉबेरी सॉस है, स्ट्रॉबेरी सॉस भी इसको आपने बिल्कुल बॉर्डर्स बनाने हैं ठीक और है, सेंटर में आपने अपनी स्ट्रॉबेरी सॉस रखनी है। समझ आ गई। दैट्स इट। उसके ऊपर आप कोई भी अपना बिस्किट, चॉकलेट, जो आपका दिल चाह रहा है आप उसके ऊपर लगा सकते हैं। बिल्कुल सही। आपको मतलब काफ़ी डिफरेंट फ्लेवर्स मिलेंगे, फिर स्ट्रॉबेरी भी मिल रही है, बीच में आपको सिरप भी मिल रहा है और बिस्किट, मतलब बच्चों के लिए तो एक ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। इवन आप इसको ब्रेड पे स्प्रेड करके ही आपका जैम भी यूज़ हो सकता है। ये एक्चुअली जैम है, जैम सही ही बनता है, हाँ। ये जैम ही है। और अब ये इसके ऊपर आपने अगर फ्यू ये लो थोड़े से आपने बिस्किट चॉकलेट ड्रिजल करनी है वो भी आपकी मर्जी है, जो आपको पसंद है आप इसके ऊपर ये लो भाई। ये देखिए व्यूअर्स, ये देखिए अब ये इंडिविजुअल सर्विंग भी तैयार हो गई। बच्चों की अपनी एक्टिविटी हर बच्चा अपने हिसाब से बना ले, ऐसे जिसको जो पसंद है। ये देखिए, तो ये आपका तैयार हो गया। हम और इसको फ्रिज में रखते, बिस्किट्स वगैरह एंड में लगाइएगा बिल्कुल सर्विंग से पहले, एंड यू गुड टू गो। हम छोटी सी ब्रेक की तरफ जाएंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो वर्ल्ड ऑटिज्म डे से रिलेटेड बातचीत करेंगे। आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। जैसे कि आपके साथ शेयर किया था, आज वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे है और पूरा अप्रैल का महीना जो है वो ऑटिज्म की अवेयरनेस के महीने के तौर पे मनाया जाता है। जैसे ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ होता है, डिफरेंट महीने होते हैं। पूरा महीना और उसके अलावा एक मखसूस दिन, क्या ऐसा मामला है कि इतना ज़्यादा ऑटिज़म के ऊपर फोकस किया जा रहा है, इस पे आज हम बात करेंगे। क्योंकि व्यूअर्स देखिए, स्पेशल नीड्स का बच्चा किसके घर में कब पैदा होता है इसकी कोई गारंटी नहीं होती। और कोई भी पेरेंट्स जब उनका होने वाला होता है तो इस सोच के साथ वो नहीं एक्सपेक्ट कर रहे होते कि अगर हमारा बच्चा किसी तरह से डिफरेंटली एबल्ड हुआ या स्पेशल नीड्स हुआ तो हम क्या करेंगे। और जब प्रेगनेंसी में पता चल जाए या प्रेगनेंसी के बाद जब पता चले तो पेरेंट्स के लिए ऑलरेडी बहुत से मामलात होते हैं जिनको उन्होंने देखना होता है, अपनी ज़िंदगी को स्ट्रीमलाइन करना होता है, बहुत सी चीज़ें चल रही होती हैं। उसके अंदर फिर अगर प्रॉपर सपोर्ट ना हो या ऐसे डॉक्टर्स ना हो या ऐसे इदारे ना हो जहाँ पे आप जाके हेल्प और सपोर्ट ले सकते हैं, तो एक पेरेंट के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है व्यूअर्स। तो हमारे साथ आज आमिना आफ्ताब साहिबा हैं, पहले भी हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बन चुकी हैं। ख़ुद भी आप 2 स्पेशल नीड्स बच्चों की माँ हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो एक बहुत ही ब्रिलियंट काम आप कर रही हैं वो ये है कि एक स्पेशल नीड्स की फाउंडेशन की आप CEO हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। और ये फाउंडेशन तो स्टार्ट भी आपने ही की है। जी जी बिल्कुल। CEO तो हैं बट यू आर आल्सो द फाउंडर। एग्जैक्टली। अच्छा, हमने सबसे पहले तो किसी भी इदारे की बात करने से पहले इस बार की थीम भी है ऑटिज्म एंड ह्यूमैनिटी। हर जिंदगी की एक वैल्यू है, एवरी लाइफ हैज़ वैल्यू। तो मुझे बताइए कि ऑटिज्म डे या ऑटिज्म मंथ मनाने का मकसद? असल में अवेयरनेस के साथ साथ ये इस चीज़ को बार बार वैलिडेशन कराते हैं कि हर कोई भी बच्चा, कोई भी एडल्ट विद ऑटिज़म और विदाउट ऑटिज़म, जब हम कोई डे स्पेशल मनाते हैं उसका ये मतलब होता है कि उसकी डिग्निटी का हम ख्याल रख रहे हैं, हम उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। ऑटिस्टिक बच्चे, आप जैसे आज से 10 साल पहले आप देख लें कि पाकिस्तान में या ऐसे बच्चे आपको नज़र ही नहीं आते थे, पब्लिक प्लेसेस में निकलते ही नहीं थे, लोगों की अवेयरनेस नहीं थी। गांव देहातों में चले जाएं तो बच्चे जो एग्रेसिव हो जाते हैं वो कहते हैं इनको तो जिन चढ़ गया है, इसको तो पता नहीं नज़र लग गई है, इस तरह की बातें। अब आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे अवेयरनेस हो रही है, जैसे जैसे लोगों में एक्सेप्टेंस आ रही है, उन लोगों को पता चल रहा है कि इसका नाम ऑटिज़म है। तो ये डे इसलिए मनाया जाता है कि हम सब मिल के इस चीज़ को
शो करते हैं कि हम हर पर्सनैलिटी, हर बच्चा जो है वो डिग्निफाइड है उसकी पर्सनैलिटी, और हम उसको रिस्पेक्ट करते हैं। अब अगर बात करें, जब हम ऑटिज़म की बात करते हैं तो देखें ऑटिस्टिक बच्चे ज़्यादातर मोस्टली दिखने में बिल्कुल जिसके कहते हैं रेगुलर किड्स की तरह लगते हैं, जब तक आप उनसे बात करने की, कम्युनिकेट करने की कोशिश ना करें। और फिर ऑटिज़म की भी एक रेंज है, तो थोड़ा अगर हमें ऑटिज़म समझा दें आप। अच्छा, बड़ी मुश्किल चीज़ है समझानी, क्योंकि जीडीडी भी है, ग्लोबल डेवलपमेंट डिले भी है, फिर ऑटिज्म भी है, कंफ्यूज हो जाते हैं ना। जिस तरह आप डिमेंशिया की फॉर्म्स की बात करें तो अल्जाइमर्स भी है, पार्किंसंस भी है, तो उसी तरह ऑटिज्म की कहते हैं कि स्पेक्ट्रम पे होना। तो थोड़ा सा ये ज़रा एक खुलासा दे दें हमें। अच्छा, जो ऑटिज़म है ना, सबसे इम्पोर्टेंट ये बात है कि ये डिज़ीज़ नहीं है, ये न्यूरो डेवलपमेंटल डिले है। न्यूरो डेवलपमेंटल का ये मतलब है कि इसमें सेंसरी इश्यूज भी आ जाते हैं, इसमें इमोशनल पैटर्न्स भी, बिहेवियर्स थोड़े डिफरेंट हो जाते हैं, सोशली भी बच्चे जो हैं उस तरह इंटरेक्ट नहीं कर सकते। तो न्यूरो से डेवलपमेंटल में यानी कि जो बच्चे की एक अप्रोप्रिएट एज होनी चाहिए, उस एज में जाके मेंटल एज वो नहीं होती है। तो जब उसमें डिसऑर्डर आता है तो इस तरह बच्चे में बहुत सारी चीज़ें डिफरेंट होना शुरू हो जाती हैं। आपने पूछा कि और मैंने शुरू में बताया कि आपके अपने भी 2 स्पेशल नीड्स बच्चे हैं। जी, तो क्या वो भी ऑटिस्टिक हैं? नहीं, उनको बिल्कुल एक डिफरेंट डिज़ीज़ है विच इज़ वेरी रेयर इन द वर्ल्ड। लेकिन जब मैं अपने बच्चों के साथ पाकिस्तान मूव हुई तो मुझे ये लगा कि यहाँ पे कोई उस तरह के ऐसे इदारे जो बिल्कुल वो कहते हैं ना कि अल्लाह के लिए काम करे। काफ़ी सारे बुचर्स भी होते हैं, काफ़ी सारे डिफरेंट उसमें थे। हम अभी आपको पता ना ब्रेक में भी बात कर रहे थे कि देखिए इतने इदारे हैं, कुछ ऐसी जगहें होती हैं जो आपने नाम भी सुना है, फंडिंग भी वो ले रहे होते हैं। जब आप उस जगह को देखने के लिए जाएं तो वो एक किसी ने घर में कमरे में एक दफ्तर सा बनाया हुआ है ना, वहाँ पे किसी की क्योंकि इतना ज्यादा लोगों ने इसको, आपने कहा ना, बुचर्स बिजनेस बना दिया। एग्जैक्टली, आपका तो इदारा ऐसा है, लोग जाके देख सकते हैं, जाके देखते हैं। बिल्कुल, लोगों ने बच्चों को रस्सियों से बांधा होता है। लोग इतना ज़्यादा, इनको भी कुछ अर्सा पहले भी एक वीडियो वायरल हुई थी कि एक कराची का बल्कि केस था जिसमें बच्चे को वो बात नहीं सुन रहा था तो टीचर ने मारना शुरू कर दिया। आप देखिए कि अनक्वालिफाइड टीचर्स, मैट्रिक पास लड़कियां, लोग हायर कर लेते हैं ऐसे लोगों को कि जी हम स्पेशल नीड्स का स्कूल चला रहे हैं। और इन पेरेंट्स को क्या होता है कि वो कुछ भी लगाना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं कि हमारे बच्चे शायद ठीक हो जाएंगे। इदारे बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जी आपका बच्चा ठीक हो जाएगा, आप हमारे पास ये थेरेपियाँ कराएं। अनक्वालिफाइड लोग रखते हैं उसके बाद ताकि उनको पैसे कम देने पड़े। बच्चा जब गलत हाथों में जाता है तो उसके बिहेवियर ठीक होने के बजाय ख़राब होना शुरू हो जाता है। अब देखिए ना, इसी तरह का एक इदारा था जो बड़ा, मतलब जहाँ पे बड़े हाई फाई लोग, मतलब होता ना कि इदारों के भी एक लेवल्स होता है, कुछ जगहों पे बहुत एक्सपेंसिव भी होते हैं, कुछ जैसे आप कर रही हैं कि बेसिकली मतलब इतना कि इदारा चल जाए बट नॉट फॉर द नॉट उस किस्म के पैसे के, सारे बच्चे फ्री भी होते हैं, बहुत से बच्चे फ्री भी होते हैं, आप लोग मैनेज करते हैं। बट मेरा पॉइंट सिर्फ इतना है कि जब ऐसे बच्चों को आप लेके आते हैं इदारे के अंदर, जिसमें आपको केस जो बताने लगी थी, फिजियोथेरेपी भी अक्सर इस चीज़ का हिस्सा होती है, यानी कि जिस्मानी आपकी, तो जो लोग पे कर रहे होते हैं कि जी सुबह से लेके दोपहर तक बच्चा आएगा आपके पास, तो उसमें फिजियोथेरेपी भी इंक्लूडेड। इसी तरह के एक इदारे पे हमारे ही जानने वालों का बेटा जाता था, 8 साल का। अच्छा, वो लंगड़ाना शुरू हो गया, समझ ही ना आए कि क्या हुआ, उसके लिगामेंट टेयर कर दिए उन्होंने फिजियो करते हुए। उसके नीचे से इस वाले एरिया में स्टिफनेस थी जो साइकोलॉजिकल थी, फिजिकल नहीं थी। आपको पता है कि ऑटिस्टिक बच्चों में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो दिमाग में न्यूरो की चल रही होती हैं, वो जिस्मानी नहीं होती हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। वो पता नहीं क्या उन्होंने धरुआ उसको खींचा, एक टांग के उसके लिगामेंट टेयर कर दिए, कितनी को जोर के उस बच्चे को उन्होंने खींचातानी की होगी। सी अनक्वालिफाइड स्टाफ। और समझ ही ना आए कि क्या हुआ। अब वो बच्चा नॉन वर्बल था, वो माँ को बताने की कोशिश करे कि मुझे दर्द हो रही है, लेकिन वो नहीं समझा पा रहा था क्योंकि वो नॉन वर्बल था। तो वो फिर जब बच्चे को वो खुद लेके गए, फिर डॉक्टर पीडियाट्रिशियन के पास लेके गए, फिर उसके बाद लेके गए एक्सरेज वगैरह के लिए, सीटी स्कैन में जाके पता चला कि बच्चे के लिगामेंट्स टेयर किए हैं, यानी कि किसी ने खींचातानी की उसके साथ। फिजियोथेरेपी तो वहीं हो रही थी। तो जान, ऐसी भी चीज़ें चल रही हैं इधर। 16 साल से मैं ऐसे केसेस देख चुकी हूँ, आपके रोंगटे खड़े हो। बिल्कुल ऐसे ही है, वही ना, लोगों ने बिजनेस बना लिया हुआ है। यानी कि इतने अफसोस की बात है कि लोग बच्चों की डिसेबिलिटी भी बेचने लग गए हैं, सिर्फ इसलिए कि उनको पैसे मिल जाए। लोगों ने मास्क एंज बेचने शुरू कर दिए थे और सैनिटाइजर, और घरों में चीज़ें गोल गोल के कह रहे थे कि जी हम नेचुरल सैनिटाइजर बना रहे हैं। मैं उस वक्त भी मैंने कहा यार, अगर बना रहे हो और साहिब हैसियत और अफोर्ड करते हो तो बांटना शुरू कर दो।
चीज़ें, अच्छा आप देखिए हमारे यहाँ और ज़्यादा महंगी होना शुरू हो जाती हैं और ज़्यादा उसमें वो डिफ़िकल्ट कर देते हैं, लोगों की बाइंग पावर ख़त्म कर देते हैं। शुक्र है, मैं तो सीएम पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा को सलाम पेश करती हूँ कि उन्होंने प्रीएम्प्टिवली ये पहले कह दिया कि कोई करके देखे कीमतें। मगर फिर भी जो ओवरली चालाक लोग थे उन्होंने ढकी छुपी ऊटपटांग पंगे किए और फिर वो पकड़े भी गए। बट बात यह कि जान हर चीज़ को लोगों ने एक फाइनेंशियल धंधा बना दिया। तो मुझे ये बताएं कि अभी हम बात कर रहे थे न्यूरो की, GDD ग्लोबल डेवलपमेंट डिले और ऑटिज्म में फ़र्क क्या है? क्या ये एक ही चीज़ है? नहीं, अच्छा एक डेवलपमेंटल डिले जो है ना उसमें आपकी जितनी फिजिकल मूवमेंट्स हैं और वो चीज़ें डिले होती हैं। जो ऑटिज्म है ना उसके कुछ ख़ास पैटर्न्स हैं, जैसे बच्चों का सोशल बिहेवियर, वो आई कांटेक्ट नहीं करेंगे, नजरों से नजरें अच्छा, अभी अब आपने उर्दू में सब बात करनी है क्योंकि जान अक्सर लोग जो ले जाते हैं कहीं पे कि जी ये हमारे बच्चे को जिन चिमड़ गया, वो वही होते हैं जिनको समझ नहीं आ रही होती कि हो क्या। तो हमने बहुत आसान अल्फाज में आप समझाने। अच्छा जी, दूसरा ये कि कुछ बच्चे जो ना हाथों को जोर जोर से फ्लैप करना शुरू कर देते हैं। ये कुछ कभी देखा है आपने बच्चा एकदम से ना एक्साइटेड होके ये कर रहा है या घबरा के ऐसे कर रहा है? अच्छा, अपने आप को मारना वो, अच्छा बच्चे अपने आप को तब मारते हैं जब वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, जब वो अपनी बात आगे कन्वे नहीं करते हैं, बता नहीं पाते तो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, तो वो अपनी हिटिंग सेल्फ हिटिंग शुरू कर देंगे, नहीं तो लोगों को मारना शुरू कर देंगे। फिर कुछ बच्चे हैं जो ना बैठ के सिर्फ गोल गोल पंखा घूमते हुए देखना चाहते हैं, घंटों, उनको वो काम डाउन करता है सेंसरी के साथ। तो जो ऑटिज्म है उसके डिफरेंट स्पेक्ट्रम, उसके डिफरेंट लेवल्स हैं कि बच्चा ज़्यादा स्वेयर केस में है या थोड़ा उसमें माइल्ड ऑटिज्म की तरफ है। और जो माइल्ड की तरफ होते हैं ना वो बच्चे अक्सर, अगर उनको अच्छा प्लेटफॉर्म, अच्छी गाइडलाइंस उनको मिल जाए ना, तो बहुत सारे बच्चे पढ़ जाते हैं, बहुत सारे बच्चे स्पोर्ट्स में चले जाते हैं। जान बाहर के मुल्क में देखो ऑटिस्टिक बच्चे जॉब्स कर रहे हैं, यस। मेरी एक दोस्त है, उनकी बहन की बेटी हुई, और आपको पता है ऑटिज्म ज्यादा लड़कों में पाया जाता था एट वन पॉइंट। अब तो खैर मेरे ख्याल से वो भी चीज बैलेंस में, और अभी तक समझ नहीं आती कि क्यों होता है, उस पर भी हम थोड़ी सी बात करेंगे। लेकिन मेरी एक दोस्त है, वो बाहर उसकी बहन कनाडा बहुत पहले शिफ्ट हो गई थी अपने हस्बैंड के साथ, वहाँ पे बच्चा पैदा हुआ, सारा कुछ हुआ। 2 साल की उम्र पे उन्होंने कहा कि बच्चे को ग्लोबल डेवलपमेंट डिले है, और जब 5-5.5 साल का हुई उनकी बेटी, तो उन्होंने कहा कि जी शी इज़ ऑटिस्टिक और वो स्पेक्ट्रम पे है। ठीक है, अब ये बात हो गई। उस खातून ने 2 साल की उम्र से, अभी उसको ग्लोबल डेवलपमेंट डिले था और वो कर रहे थे और वो नॉर्मल स्कूल में बच्ची जा रही थी, अब वो बच्ची जॉब करती है, वो माशाल्लाह जॉब करती है। और ये बच्ची नॉन वर्बल थी, ये बोलती नहीं थी, अभी भी कम बोलती है, बट शी इज़ वर्किंग और उसको मंथली सैलरी मिलती है और इस वक्त उसको किसी की सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। लेकिन देखें बाहर के मुल्क में तो ऐसे सिस्टम्स है कि अगर अल्लाह ना करे माँ बाप दुनिया से रुखसत हो भी जाए तो स्टेट जिम्मेदारी ले लेता है, जिसकी तरफ इस वक्त मरियम नवाज शरीफ साहिबा वर्किंग कर रही हैं, एटलीस्ट पंजाब के एंड पे, कि हेल्थ में ऐसी फैसिलिटीज़ लाई जाएं कि माँ बाप, अल्लाह माफ़ी दे, अपना बुढ़ापा भी सुकून से नहीं गुजार पाते, क्योंकि उनको ये टेंशन होती है कि अगर हम मर गए, जी बुजुर्ग 80 साल की माँ जो है वो अपने 60 साल के बेटे को ले लेके बाथरूम ले जा रही है, चीज़ें करा रही है, क्योंकि सपोर्ट नहीं है। ऐसे ही आप सोचिए, हमारे पास अक्सर जो पेरेंट्स आते हैं उनका पहला सवाल क्या होता है, क्या ये ठीक हो जाएगा ना। पहले तो ये कि जब उनको पता चलता है ना कि उनके बच्चे को कुछ हो गया है तो वो डिनाइल पे चले जाते हैं। 1.5-2 साल ना माएँ डिनाइल में जाके सारा बच्चे का टाइम ज़ाया कर देती हैं। उसके बाद एक मिनट, टाइम ज़ाया क्यों? ज़ाया का क्या? अगर एक बच्चे को डिले है तो डिले है, 2 साल बाद भी अगर कर ले, मैं इसलिए पूछ रही हूँ कि ये प्रॉब्लम वाली जगह है। अच्छा, अब ये कि अगर आप जितना डिले करते जाएंगे बच्चे की जो इम्प्रूवमेंट है उसमें उतनी देर होती जाएगी। अब मैं एक छोटी सी मिसाल देती हूँ। जो स्पीच थेरेपी है वो आप 7 साल तक बच्चा लर्निंग के फेज़ में रहता है, स्पीच के लिए, बोलने के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आपका बच्चा 2 साल में आपको पता चला कि बच्चे को कोई प्रॉब्लम आ रही है, बच्चे लोग क्या कह देते हैं गांव में, मुंडा है थोड़ा लेट ही बोलेगा, कोई गल नहीं। अच्छा, फिर जब लोग बातें करना शुरू करते हैं, माँ डिनाइल पे जाती कि अच्छा इसको कोई मसला है, परेशानी है। बच्चा हो गया 4 साल का, इसी सारे उसमें। अब जब माएँ देखती हैं कि अच्छा यार बाकी बच्चे तो बोल रहे हैं, स्कूल जाना शुरू हो गए, मेरा बच्चा तो स्कूल नहीं जा रहा, वो तो सिर्फ मार पीट रहा है या बोल नहीं रहा, फ्रस्ट्रेट हो रहा है, अपने आप को मार रहा है, वो फिर डॉक्टरों के पास चक्कर लगाना शुरू करते हैं। अगर वो अच्छे हाथों में आ जाए फिर भी उनके पास 3 साल का टाइम है। बड़ी दफा ऐसा होता है कि वो पीडियाट्रिशियन पे ले जाते हैं, नॉर्मल जो बच्चों का डॉक्टर होता है, या तो वो क्वालिफाइड नहीं होते हैं या उनको खुद नहीं समझ आती, तो वो भी 1-1.5 साल इसमें लगा देते हैं। ये दवाई दे दो, ये सिरप दे दो, इसको भूख लगेगी, ये खाना खाएगा, अच्छा कमज़ोर बहुत है। अच्छा
या फिर वो जुबान तालू कटवा दो, पता नहीं क्या क्या चीजें हम लोग सुन रहे होते हैं कि माए अच्छा फिर फलाने बाबे के पास जाके दम दरूद करा दो, बच्चा ठीक हो जाएगा। एक बात जरूर कहेंगे कि देखें व्यूअर्स, हम लोग ये बिल्कुल नहीं आपको यहाँ पे कह रहे कि आप दुआ ना करें, आप इबादत ना करें, अपने बच्चे की सेहत के लिए ना करें, ज़रूर करें, लेकिन दवा और दुआ को साथ लेके चलें। एंड जहाँ पे दम दरूद की बात है, ऑफ कोर्स हम सबका अपना एक बिलीफ सिस्टम है, हम में से हम दोनों बिल्कुल ये नहीं कह रहे कि आप ये ना करें, हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि देखें अगर अल्लाह ना करे किसी को कैंसर हो तो आपने उसकी रेडिएशन भी करानी है, कीमोथेरेपी भी करानी है और ऑपरेशन भी कराना है अगर ज़रूरी है। तो जब आपने ये सारी चीज़ें करानी है और आप 2 साल 3 साल वेट नहीं करेंगे और अगर आप दम करवाएंगे भी तो आप साथ साथ तो इलाज करेंगे ना। तो उसी तरह हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि आपने दम दरूद कराना ज़रूर कराएं, लेकिन इलाज मुआलिज के पास लेके जाए, ये एक कंडीशन है, मेडिकल कंडीशन है। अच्छा, अब मुझे ये बताइए कि आप क्या ऐसे बच्चे, जैसे मैंने एक बात शेयर की कि एक बच्ची है वो अपनी नॉर्मल नहीं सपोर्ट के साथ रहती, वो अपनी अम्मी अब्बा के साथ ही है, बट वो जॉब भी करती है, उसकी एक अर्निंग भी होती है, वो अपनी मर्जी से पैसे स्पेंड करती है, कभी कभार अपने ऑटिस्टिक ग्रुप के साथ गेट टुगेदर पे भी जाती है, सब कुछ है, लेकिन मॉनिटर्ड है। पाकिस्तान में इस वक्त क्या सिचुएशन है? अच्छा, एक तो ये कि हमारी ना लोगों ने आके एक्सेप्टेंस शुरू कर दी है, लेकिन अभी भी वो जो कहते हैं ना सपोर्ट सिस्टम वो नहीं है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में अभी भी 12-13 साल के बाद कोई स्पेशल एजुकेशन का स्कूल नहीं है। क्या हमने ये देखा? लेते भी नहीं है, लेते भी नहीं बच्चे। आपको पता है कि मेरी दोस्त है, उसकी बेटी जो है वो ऑटिस्टिक है, उसको हम लोग जब वो 13 साल की हुई तो स्कूल वालों ने कहा कि जी अब इसके बाद आपको बच्ची को कहीं और करना पड़ेगा दाखिल। हम भी कॉन्फिडेंट, हमने कहा नो प्रॉब्लम। मैं आपको बता नहीं सकती हूँ मैम, हमने कोई साल लगा दिया, हमें कोई जगह नहीं मिली जहाँ पे 14 साल की उम्र के बाद उस बच्ची को कोई लाइफ स्किल सिखाई जाए, कोई ऐसी चीजें सिखाई जाए। देखें आगे जिंदगी भी तो जीनी है ना, और ऐसे बच्चों को आप घर में नहीं बंद कर सकते। और आप देखें कि बच्चा जो बड़ा हो रहा है फिजिकली, इमोशनली भी बड़ा हो रहा है, मेंटली चाहे वो थोड़ा सा छोटा है, लेकिन उसकी वो प्यूबर्टी भी आ रही है, मैनली फीलिंग भी आ रही है, लड़कियों में भी एक फीमेल फीलिंग्स आ रही हैं। आप उनको जब तक ऑर्गेनाइज नहीं करेंगे, उनको साइकोलॉजिकली हैंडल नहीं करेंगे, तो आप तो खुद एक बच्चे को पागल बना रहे हैं। बाहर ऑटिस्टिक बच्चों की शादियां होती हैं आपस में, इतने आगे वो निकल गए हैं। मीडिया में वो बच्चे हैं कि डिफरेंटली एबल्ड जो लोग हैं, मतलब जो स्पेक्ट्रम पे हैं और अदरवाइज स्पेशल नीड्स के, अगर वो डेट करते हैं, ऑब्वियसली हम पाकिस्तान में रहते हैं, हम कोई डेटिंग कल्चर नहीं प्रमोट कर रहे, लेकिन वो क्यों प्रमोट किया जा रहा था कि वहाँ पे फिर शादियां भी। और आप ये देखें कि बाहर तो अगर मतलब पाकिस्तान में अभी ये ज्यादा कॉमन चीज हुई है कि अगर 2 लोग व्हील चेयर में हैं तो उन्होंने भी शादी कर ली है, लेकिन ऑटिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते ही नहीं है कि हमारे बच्चे की या बेटी की या बेटे की शादी भी हो सकती है। यही प्रॉब्लम है ना कि हमारी जो स्टेट है वो सपोर्ट सिस्टम नहीं अभी तक क्रिएट हो सका जो होना चाहिए था। खाली पढ़ाई लिखाई वो इम्पोर्टेंट नहीं है, इमोशनली और एक सोशली भी तो एक सपोर्ट सिस्टम चाहिए ना। आपको एक बात बताऊं, स्टेट ने ये सारे सेटअप्स नहीं लगाए हुए बाहर के ममालिक में, सिविल सोसाइटी ने आगे बढ़ के, आप जैसे भले लोगों ने आगे बढ़ के इदारे बनाए, जगह बनाई, सपोर्ट स्टेट उनके साथ सपोर्ट में आया। अब आपका भी इदारा, इवन दो इट्स नॉट अ स्टेट ओन्ड इदारा, लेकिन आप बहुत काम करती हैं गवर्नमेंट के साथ और आप इन्वॉल्व करती हैं, ऐसे ही है, जान के इन्वॉल्व करती हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। सो आज आपका आने का रीजन क्या है? हर बंदे का अपना होता है ना, कुछ चीज़ें आप लोगों को कन्वे करना चाहती है। मैं चाहूँगी कि आप आवाम से डायरेक्टली मुखातिब हो और उन्हें कहें। ऐसे है कि हमारे पास क्योंकि हमारा जो इदारा है, जैसे भी जुगन ने भी कहा कि बड़े बच्चों के लिए कुछ नहीं है, तो हमारा इदारा बड़े बच्चों में काम कर रहा है। हमारे पास 20 ईयर्स के भी बच्चे हैं, 30s में भी हैं, 40s में भी हैं, और आप यकीन जाने इतने प्यारे बच्चे हैं। जब हमने शुरू करना था ना तो हमें लगा था कि शायद बहुत डिफिकल्ट होगा इन बच्चों के साथ काम करना, लेकिन सीरियसली इतना अच्छा लगता है। गिटार बजाते हैं वो भी बताएं ना। वही मैं बताने लगी हूँ। हमारा एक बच्चा है जिसको आप कैलेंडर की कोई भी डेट बताएं वो आपको दिन बताता है, और इंशाल्लाह हम उसको जल्दी लेकर आएंगे आपके शो में। एक बच्चा है, ही इज 28-29 ईयर्स ओल्ड, माशाल्लाह वो पूरा गिटार बजाता है और साथ गाने गाने लग गया है, और डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में जाते हैं और पैसे अर्न करता है। बिल्कुल। सो द पॉइंट इज, एक बात मैं आपको जरूर बता दूं व्यूअर्स, जिनके बच्चे घरों में ऑटिस्टिक या GDD वाले बच्चे व्हाटएवर है, आप नोटिस करना कि कोई एक उनके अंदर ऐसी ब्रिलियंट सलाहियत होगी। सम ऑफ द मोस्ट ब्रिलियंट आर्टिस्ट आर ऑटिस्टिक।
बिल्कुल, हमारे पास एक 6 साल का बच्चा ऑटिस्टिक, वो इतनी प्यारी फर इंग्लिश बोलता है कि लिटरली हमारे तो अक्सर वो बैठे होते हैं तो वो कहते हैं कि इतनी अच्छी इंग्लिश, ये पढ़ता नहीं है बच्चा, पता नहीं उसको कहाँ से आते हैं ख्यालात और कहाँ से उसको इल्हाम होती है इंग्लिश के, वो ऐसे इंग्लिश में बात है जैसे कोई अमेरिका और ब्रिटेन में बैठा हो। हमारे टीचर्स इतनी अच्छी नहीं बोल पाते। तो इतने टैलेंटेड बच्चे होते हैं, इनको बिल्कुल अंडर एस्टिमेट ना करें। सिर्फ एक अच्छा प्लेटफॉर्म, अच्छी गाइडलाइंस और अर्लीस्ट पॉसिबल इनकी इंटरवेंशन बहुत ज़रूरी है। अर्ली इंटरवेंशन से मुराद मैम की एक ही बात है कि जब आपको लगे कि आपका बच्चा रेगुलर बच्चों की तरह बोल नहीं रहा, चल नहीं रहा, सर नहीं संभाला, एक मतलब जैसे 3 माह तक बच्चा सर संभाल लेता है, अब 6 माह है बच्चा नहीं सर संभाल रहा, नज़र से माँ की नज़र में नज़र डाल के या बाप की, देखे कुछ बच्चे शाये होते हैं लेकिन माँ की नज़रों में नज़रें और बाप की नज़रों में नज़रें बच्चा ज़रूर डालता है क्योंकि वो आवाज़ें और वो चीज़ें जो सबसे फेमिलियर है। ये चीज़ें हो रही हैं, प्लीज़ ये बात सुननी छोड़ दें कि साड़ी फैमिली विच ते मुंडे लेट ही चलते हैं। हाँ। मैं 6-7 पर्सनल बहुत करीबी ताल्लुकात के ऐसे आपको मामलात बता रही हूँ जहाँ पे मैडम ने जो बात की कि अर्ली इंटरवेंशन, जितनी जल्दी आप इस बात को तस्लीम करेंगे कि मसला है और उस मसले के हल, अब उसका हल बड़ा सिंपल है, थोड़ी एक्स्ट्रा तवज्जो इन बच्चों पे देनी है, थोड़ा एक्स्ट्रा इनके ऊपर काम करना है। तो जहाँ पे आपका बच्चा बिल्कुल भी कुछ नहीं कर पा रहा था, अब वो 50% नॉर्मल बच्चों की तरह काम कर पाएगा और मेहनत करेंगे तो शायद 70-80% पे भी पहुँच जाए, लेकिन उसके लिए एक्सेप्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और मुझे पता है कि मेरे लिए बड़ा आसान है ये कहना कि एक्सेप्ट करना चाहिए, लेकिन मेरी बहन जो बैठी हुई है उनके अपने 2 स्पेशल नीड्स के बच्चे हैं और बाय द वे मेरी अपनी फैमिली में भी कुछ ऐसे बच्चे हैं जो स्पेशल नीड्स है, बट उनकी वो पर्सनल चीज़ है इसलिए मैं शेयर नहीं करती। मैं बताऊँ, माँ का बहुत बड़ा रोल है। माँ एक डॉक्टर का किरदार अदा कर सकती है। अगर माँ मजबूत होगी, अपने बच्चे के साथ खड़ी होगी सपोर्ट सिस्टम के लिए, तो पूरा माशरा कुछ भी कहता रहा, सोसाइटी कुछ कहती रहे, वो अपने बच्चे को संभाल लेगी टाइमली। तो माँ का बहुत बड़ा रोल है बच्चे की लाइफ में। थैंक यू सो मच आमना जी। आमना आफ्ताब साहिबा हमारे साथ थी और इंशाल्लाह इन्होंने प्रॉमिस किया कि जिन इन्होंने अमेजिंग बच्चों की बात की है विद परमिशन फ्रॉम देयर पेरेंट्स एंड ऑफ कोर्स सारा कुछ हम ज़रूर उनको प्रोग्राम पे भी बुलाने की कोशिश करेंगे। एक बार ज़रूर नाम देना चाहूँगी इदारे का, मशले राह फाउंडेशन बहुत ही ब्रिलियंट ये काम कर रही हैं और इंशाल्लाह बच्चों को भी बुलाएंगे और आप खुद देख लीजिएगा, आप खुद देख लीजिएगा कि कैसा काम कर रही हैं, क्योंकि व्यूअर्स गलत काम करने वाले बहुत से लोग इस दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं। हम सोशल मीडिया पे भी उनके बारे में सुनते हैं और वायरल होने के पॉइंट ऑफ व्यू से लोग बड़े बड़े स्टूपिड चीज़ें करते हैं। इस पूरी सोशल मीडिया की रैट रेस में ना अच्छे और भले लोग रह जाते हैं जो एक्चुअली अपने मुल्क को गिव बैक करना चाहते हैं। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ रियलाइज़ कीजिए कि इनके बच्चे स्पेशल नीड्स है लेकिन वो ऑटिस्टिक नहीं है, उनका बहुत मुख्तलिफ इशू है, लेकिन इन्होंने फिर भी एक ऐसा इदारा बनाया जिसमें हर किस्म के स्पेशल नीड्स बच्चे आ सकते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम सब अपना अपना हिस्सा डाल सकते हैं। अब व्यूअर्स हम ब्रेक की तरफ जाएंगे। वेलकम बैक। आज एक ऐसी पर्सनैलिटी, एक ऐसे लेजेंड को ट्रिब्यूट पेश करने जा रहे हैं जिन्होंने ज़िंदगी में ही एक लेजेंड का टाइटल बड़ी कम उम्री में हासिल कर लिया और जहां वो एक बेहतरीन आर्टिस्ट थे, उसी तरह एक बेहतरीन इंसान, एक ऐसी खूबसूरत और प्यारी पर्सनैलिटी जिन्होंने अपने 5 बच्चों को, अपनी 2 बेटियों को और अपने 3 ब्रिलियंट बेटों को, और ब्रिलियंट इसलिए कह रही हूँ क्योंकि 3 बेटों ने फिर अपने फादर की लाइन को फॉलो किया। हमारे साथ वैसे तो उनके 3 बेटों का नाम है इमरान, अमीर एंड मोहसिन, लेकिन हमारे साथ आज अगर मैं कहूँ कि ऑलमोस्ट शौकत अली साहब की फ़ोटोकॉपी हमारे साथ है, माशाल्लाह एक बहुत ही प्यारे इंसान, तो इमरान शौकत अली साहब। अस्सलाम वालेकुम इमरान भाई। बिस्मिल्लाह, वालेकुम सलाम, सलामत रहिए। आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। इमरान भाई, मैं ना अभी होता ना कि आप यूजुअली बात कर रहे होते हैं जब इस तरह चल रहा होता है, जब हम ट्रिब्यूट चला रहे होते हैं, मेरी नज़र 1 सेकंड के लिए आपकी तरफ आई और एकदम से मेरे मुंह से बेसाख्ता क्या निकला कि इमरान भाई आप तो अब्बू की फ़ोटोकॉपी हैं माशाल्लाह। इस स्टेज पे तो लिटरली यू लुक लाइक हिज फ़ोटोकॉपी। यंगर ईयर्स में नॉट सो मच बट नाउ सो मच।
रांझा रांझा कर दी नी मैं आपे रांझा हुई, माशाल्लाह। सदो नहीं मैंने ती दो रांझा हीर ना आखो कोई। ये कुदरती बात है कि जब आपकी बहुत ज़्यादा मोहब्बत और इश्क होता है वालदैन से, तो बहुत सी चीज़ें जो हैं वो कुदरती अमीर में भी माशाल्लाह बहुत नज़र अच्छा, आते हैं। अमीर भाई भी हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम अमीर भाई, क्या हाल है बिस्मिल्लाह, आपके? वालेकुम सलाम, बहुत अब शुक्रिया। अमीर शौकत अली जब यंगर होते थे तो ज्यादा अब्बू की तरह लगते थे। आप लोगों की शक्लें ना, या हर बार कोई एक भाई जो है वो अभी मोहसिन भाई ने पहुंचना है वहां पे। जी जी। नहीं, मोहसिन से होके हम तक पहुंचे हैं। मेरे कनेडियन भाई। हमारे मोहसिन भाई जो है, मोहसिन शौकत अली, अब्बा का जो अर्ली 60s का जो टाइम था स्कूलिंग का, ही वाज लाइक मोहसिन इज अ कॉपी ऑफ शौकत अली साहब इन स्कूल। इन स्कूल। हाँ जी, 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 इन जी, स्कूल। early days, इमरान भाई आ जाते हैं जो कॉलेज का वक्त था और माशाल्लाह जो एक स्टार्टिंग का हो रहा था। मेरा आ जाता है 80s में। सो वी हैव डिसाइड, वो हमने जिस तरह अपनी से डिवाइड दिहाइयाँ किया। decide हाँ कर जी, ली। वो कुदरती है अच्छा सारा। व्यूअर्स, मुझे पता है कि आज बरसी है, लेकिन जब हम किसी लेजेंड की बरसी की बात करते हैं तो क्योंकि वो इतने कदावर और इतने ब्रिलियंट पर्सनालिटीज़ होते हैं, उनकी ज़िंदगी को सेलिब्रेट करना बनता है। दुख तो ऑब्वियसली इंसान हमेशा के लिए अपनी रूह में लेके, बल्कि खुद भी दुनिया से इंसान रुखसत हो जाता है, क्योंकि माँ बाप तो वो छत है। बिल्कुल बिल्कुल एक ऐसे। कोई चला जाए तो ऐसे लगता है जैसे बिल्कुल ही, और जब इतना बड़ा लेजेंड बाप हो तो वो एक मुख्तलिफ जी बात है। बेशक, जी बेशक। तो आप लोगों की फीलिंग्स और सेंटिमेंट्स तो देखें, हम कभी भी रेगुलर लोग नहीं रिलेट कर पाते, लेकिन हम सेलिब्रेट करना चाहते हैं शौकत अली साहब को, क्योंकि वो थे ही कुछ ऐसे, और वो भी लोगों को सेलिब्रेट करते थे एज अ ह्यूमन बीइंग, जितने वो ज़्यादा, प्यारे इंसान थे। बहुत ज़्यादा। मैं कहती हूँ कि अगर सेलिब्रेशन की मतलब अगर हम बात करते हैं पर्सनालिटीज़ की, तो सबसे पहले जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है मेरे लिए आज के दिन, वो क्या चीज़ें हैं जो आपके जहन से अब्बू से रिलेटेड घूम रही हैं? ज़रूरी नहीं है कि वो मीडिया से रिलेटेड ही हो। सबसे पहले तो बेटे होने के नाते दोनों, आप क्या कहेंगे और आप क्या कहेंगे अमीर भाई? इमरान भाई आपसे जो चला गया मुझे छोड़कर वही आज तक मेरे साथ है। उनकी तमाम अपने बुज़ुर्गों के साथ जो अटैचमेंट है, हमने उन्हें देखा कि वो बाकायदगी से अपने वालदैन का ख़त्म दिलाना, फिर उनकी कब्रों पे साथ लेके जाना बाकायदगी से, और फातिहा पढ़ना, वो पूरा अमल करना। जी जी, और दुआ में शामिल करना अपने बच्चों को साथ, और एहतमाम के साथ हमेशा, ये नहीं कि कभी कभार, रेगुलरली अपने बुज़ुर्गों के लिए वो करना। और मतलब उनका वो जो ये फेल है, ये असल में एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन थी हमारे लिए भी, कि उन्होंने हमेशा, हमने देखा कि अपने बुज़ुर्गों को, और ऐसे ऐसे लोग कि जिनके सिर्फ हमने नाम सुने थे, कभी देखा नहीं, उन सब के लिए रो के दुआएं करनी कि अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए। फिर वतन अजीज़ के साथ जो उनकी मोहब्बत थी वो अब ऐसी। आप सबसे एल्डेस्ट, जी सबसे देखिए, बेटे की और स्पेशली जो एल्डेस्ट सन होता है ना, उसकी बाप के साथ एक बहुत डिफरेंट अटैचमेंट होती है। बिल्कुल एक ऐसे। तरह से वो बनना भी चाहता है जी। और एक तरह से अंदर कॉन्फ्लिक्ट भी होता है कि मैं अपनी आइडेंटिटी भी बनाऊं। तो आपका कैसा ताल्लुक था अब्बू के साथ? वेरी फ्रेंडली, बहुत अदब के दायरे में रह के बेहतरीन दोस्त थे हम, और उसमें उन्होंने हर बात बहुत ओपनली, फ्रैंकली, शफ़क़त के साथ समझाई। और चूँकि मैं इतना उनके साथ अटैच रहा कि इतने ममालिक में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया, तो जहाँ भी गया अब्बा के साथ, अब्बू जी के साथ चिमट के रहा, निकला नहीं। वो मुझे कहते थे कि देखो दुनिया को, देखो समझो, उनके रवैये देखो बेटा। तो मैं कहता था कि डैडी आपकी शक्ल में मुझे ऐसा लगता है कि सारी दुनिया को जो समझना है, मैं सिर्फ अपने बाप को पढ़ लूँ तो मेरे लिए ऐसे कि जैसे मैंने पूरे जहान को पढ़ लिया। माशाल्लाह। क्योंकि उनकी तरबियत और उनका जो कैरेक्टर था वो ऐसा था कि मैं समझता हूँ कि जिसका समर जो है वो मैं आज हासिल कर रहा हूँ। कुछ नहीं करता, सिर्फ बात करता हूँ, तो लोग कहते हैं कि यार लग रहा है कि जैसे शौकत अली साहब बात कर रहे हैं। कोई अच्छी बात मैं कर ही नहीं सकता, मेरे पास तो जो कुछ भी है वो उन्हीं का है। लेकिन पता इमरान नहीं जो भाई, मैं, देखें आप एक लिविंग एग्जाम्पल हैं। आप पांचों भाई बहन और लिविंग एग्जाम्पल, या एक परफेक्ट एग्जाम्पल है हम जैसों के लिए, कि जब हम कहते हैं कि माँ के पैरों तले जन्नत है तो बाप जन्नत का दरवाज़ा है। जी। तो आपने अपने बाप को अपने जन्नत का दरवाज़ा ही समझा, जी। दुनिया में भी
और उनके जाने के बाद भी, क्योंकि शौकत अली साहब तो कभी जा ही नहीं सकते, उनकी आवाज़, उनकी पर्सनैलिटी वो हमेशा हम लोगों में ज़िंदा रहेगी। एक ये फ़ायदा हो जाता है मीडिया का कि आप हमेशा के लिए रह जाते हैं। अच्छा जुगन जी, इसमें अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, एक बात मैं ज़रूर ऐड करूँगा कि इसमें जो हमें सब बहन भाइयों को अपने वालिद साहब से बेतहाशा इश्क है, इसमें हमारी वालदा का बहुत बड़ा करैक्टर है। उसकी वजह ये कि उन्होंने तमाम उम्र कसीदे पढ़े उनके, बेटा आपके वालिद ने मुल्क व कौम के लिए जो किया सो किया आखिर दम तक, मगर वो आपके लिए क्या सोचते हैं, वो आपके लिए क्या करते हैं, वो आपके लिए कितना फ़िक्रमंद रहते हैं, इस तरह उनके लिए। और ये बात मैं अब अमीर भाई आपकी तरफ ज़रूर ये बात लेके आना चाहूँगी कि देखें आजकल के माशरे में, बल्कि जनरली हम बड़े अरसे से ही होते हुए देख रहे हैं कि जब मर्द और औरत की बात आती है, मियाँ बीवी की, तो बच्चे बेचारे जो है ना पिस से जाते हैं, क्योंकि माँ हमेशा ये कहती है कि, और स्पेशली अगर बाप बाहर ज़्यादा रहता हो। अब देखिए अब्बू जी क्योंकि एक बहुत बड़े स्टार थे, चाहे अपने घर में अपने किसी बच्चे की भी शादी है या खुदा न खास्ता किसी बहुत करीबी पर्सनालिटी की डेथ भी है, तो अगर उनको ऑर्डर आ गया स्टेट से कि आपने फ़लाँ जगह जाके आपने परफॉर्मेंस देनी है अपने मुल्क के लिए, या आपने ये काम करना है, या आपने जाना है, तो जाना है, इट डज़ नॉट मैटर। तो पीछे से वो माँ ही है ना जो समझाती है कि बाप बेटे की सालगिरह पे क्यों नहीं था, और फिर बाप के अंदर बेटे के अंदर बाप का लिए प्यार मोहब्बत नहीं, इश्क पैदा करना। जी अमीर भाई। सबसे पहले तो मैं पीटीवी लाहौर सेंटर और आपका ख़ासकर और हाशमी साहब का बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ, क्योंकि जहाँ तक मुझे याद है कि अब्बू जी के जाने के बाद सबसे पहला जो प्रोग्राम हमने पीटीवी का किया था वो आप ही का किया था जी, और कुछ ही दिनों के बाद किया था, फिर पहली बरसी पे भी, और आज पता ही नहीं चला, और 5वीं लाइक इट्स 5th ईयर नाउ ऑफ शौकत अली साहब। इंतहाई शफीक इंसान। आपको पता है 5 साल लगातार अगर हमने स्पेशलाइज शो नहीं भी किया तो हमने ट्रिब्यूट ज़रूर पेश किया और साथ में उस पर बात ज़रूर की, तबसरा ज़रूर किया, और क्लिप्स भी हर साल चलाई हैं, जी, हमें खुशी और फ़ख्र है इस बात ऐसी की। पर्सनैलिटी को PTV कैसे में। हम भूल सकते हैं। अगर हम नुसरत फ़तेह अली खान साहब को याद करते हैं, मैडम जी को याद करते हैं, मेहदी हसन को करते हैं, तो शौकत अली को कैसे नहीं याद कर अल्लाह सकते। आपको सलामत रखे। हम तो जब बिल्डिंग में घुसे हैं तो वो एक फील और एक जिस तरह एक तबीयत में चेंज इन द सेंस के वो खुशी भी, वो तकलीफ़ भी, वो यादें भी, वो सारा कुछ एक साथ इकट्ठा हो जाता है। मैं इमरान भाई के साथ हम कॉरिडोर में घूम रहे थे तो वही वो थे हर तरफ जिन्होंने दिखाया कि ये प्रोड्यूसर्स के कमरा है, ये मेकअप रूम है, इधर आ जाओ मेरा बेटा, यहाँ पे रिहर्सल रूम है। मतलब हमें हर कोना जो है पीटीवी का वो तमीज़ सिखाई बैठने की। और ये वो आदमी है जिसके पास सांस लेने का वक्त नहीं होता था, लेकिन वो अपने बेटों को और अपनी बेटियों को जहाँ जहाँ ले जा सकते थे, जो मुनासिब जगहें होती थी, उन्होंने अपने 5 बच्चों को, अब कितनी देखिए मॉडर्न सोच है, वरना उस वक्त स्टार सिर्फ खुद आते थे, जी ऐसे अपना काम करते थे और जाते थे। बच्चे तो अक्सर कहते थे कि हमने तो अपने अब्बा जी से, या अगर अम्मी स्टार हैं तो उनसे तो मुलाकातें ही तब की जब हम 22, 25, 30 साल के हो गए थे। हमें आपकी स्कूल तो फाउंडेशन में हमें उनका खून है अब्बू का। स्कूल छोड़ने वो जाते थे, वालदा बताती है बहुत ज़्यादा टाइम दिया उन्होंने। बहुत ज़्यादा वक्त बहुत दिया। ज़्यादा। हमारे स्कूल्स के प्रोग्राम्स में वो शामिल होते थे और टीचर्स से भी इसी तरह मोहब्बत से मिलना। और मतलब हम उन्हें अक्सर अभी बैठे होते हैं ना, अभी मैं और इमरान भी बैठे हुए, तो हम कभी आपस में भी बात करें तो हमें ना जिस तरह होता है ना कि पता नहीं किसकी बात करें यार, ये कौन शख्स था, मतलब इतने परफेक्शन, इतनी सादगी। अभी हमारे मेकअप आर्टिस्ट हैं बड़े प्यारे भाई, और वो भी यही जिक्र कर रहे थे कि मेरी जब उनसे पहली मुलाकात हुई तो इस तरह लगे, मैं भूल गया, मुझे ऐसा लगे कि मैं शौकत साहब से शायद पहले मिल चुका हूँ। ही वाज सो ओपन एंड हम्बल विद एवरीबडी, कि वेरी मच काइंड। तो ये उनका असर है थोड़ा सा जो हमें आया, और इसमें मेरी वालदा की दुआएं हैं, और मैं समझता हूँ कि अब्बू से जो इश्क वरना है। लेजेंड्स के बच्चों में, हम सॉरी, इसी प्लेटफॉर्म पे बहुत से लोग आते हैं, इतना एटीट्यूड होता है, इतना ज़्यादा नखरा होता है कि उन्हीं लेजेंड्स को इसी प्लेटफॉर्म पे इंटरव्यू करने के बाद जब उनकी औलाद आती है, अमीर भाई आपकी और मेरी ये प्राइवेटली भी 1-2 दफ़ा बात हो चुकी है, कि बंदा हक्का बक्का रह जाता है कि जिसको अल्लाह ने इतने भाग लगाए उसने कभी नखरा नहीं किया, जी जी, और उसकी औलाद आकर दिखा रही है। तो आप लोगों में जो आजिज़ी, और व्यूअर्स, मोहसिन भाई हो गए, ये दोनों भाई हो गए, इनकी बहनें हो गई, ये पूरा ख़ानदान माशाल्लाह माशाल्लाह। और व्यूअर्स वही वाली बात है, माँ और बाप की बेहतरीन तरबियत, लेजेंड अपनी जगह,
सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि जब एक बंदा लेजेंड बन जाता है तो फिर आप उनसे उनकी पर्सनैलिटी और इर्द गिर्द का नहीं पूछ सकते, क्योंकि फिर फ़िरौनियत आ जाती है। लेकिन शौकत अली साहब ये तो वो पर्सनैलिटी थी कि अपने रवैयों से दूसरों की फ़िरौनियत ख़त्म कर देते थे, कुछ भी कहे बगैर, क्योंकि वो इंसान ही इतने प्यारे थे। व्यूअर्स, मेरी भी कम मुलाकातें रही, बट आई कांट टेल यू दैट मैन वुड वॉक, मैन क्या कहूँ, वो कुछ और ही थे। वो एंटर होते थे, एक तो सारे बादब अंदाज में वो होशियार हो जाते थे, जबकि उनकी कोई डिमांड ऐसी नहीं होती थी, लेकिन हर इंसान जो उनसे मिलता था वो खुद आजिज़ हो जाता था। कितनी प्यारी बात है। लेकिन खैर, कुछ अब्बू का, आपका फेवरेट दोनों का मैंने ज़रूर सुनना है, गुनगुना के। देखिए बहुत सी चीज़ें हमारे पास आर्काइव्स में, और आज सारा दिन इंशाल्लाह मैं आपको वादा करती हूँ पीटीवी पे चलती रहेंगी शौकत अली साहब की को ट्रिब्यूट के तौर पे चीज़ें हम अपने सोशल मीडिया पे भी ज़रूर लगाएंगे पीटीवी के। लेकिन कुछ आपसे हम लाइव भी सुनना चाहेंगे, तो आप मशवरा कर ले, तब तक मैं जल्दी से किचन में एक नज़र डाल लेती हूँ जी। तो आज बहुत बड़ी पर्सनैलिटी को ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं, तो कुछ आप कहना चाहोगी बेटी? बिल्कुल, मैं यही कहना चाहूँगी कि जो हमारे लेजेंड्स होते हैं वो स्टार टिल द एंड, वो स्टार ही रहते हैं। मतलब उनकी वो जिस तरह भी सॉन्ग्स वगैरह उनका था, बहुत अच्छा था, वो सुन के लगता है कि जिस तरह के वो अभी भी यहीं हैं। और बेटा एक बात बताऊँ, आपकी जनरेशन ने शौकत अली साहब को ना तो फेस टू फेस कभी देखा, ना आप लोगों को उनको सुनने का मौका मिला। जिस टाइम पे आप बड़े हो रहे थे उस वक्त म्यूज़िक में इंटरेस्ट मुख्तलिफ होता है यानी बच्चों का, लेकिन मैडम नूरजहां का नाम सुना हुआ है ना? हाँ, बिल्कुल। मेहदी हसन का सुना हुआ है, शौकत अली साहब का सुना हुआ है, सुना है। अब ये लोग दुनिया से कुछ अरसा पहले रुखसत हो चुके हैं, नाम आज भी है। सो काम बंदा वो करे कि आप रहे ना रहे, आपका नाम आखिरी मतलब टिल द एंड ऑफ टाइम जिंदा रहे। किचन में सब तैयार? किचन में सब तैयार है। हम स्ट्रॉबेरी ट्राइफल बना रहे थे, उसको अच्छे से असेंबल कर दिया है, सिंगल सर्विंग भी है और एक प्रॉपर्ली 3 to 4 लोगों के लिए भी सर्विंग में हमने डिश में रेडी कर दिया है। इसको आप 3 से 4 घंटे के लिए रेफ्रिजरेटर में रखें या ओवरनाइट भी रख सकते हैं, तो ज़्यादा चिल हो जाएगा। थैंक यू सो मच। वेलकम। थैंक यू वेरी मच जी। तो अभी फेवरेट पूछा है, जी, जो सुनाएगा वो अपना फेवरेट बताएगा। आपकी इजाजत से मेरी क्या औकात, अपने आप हमारे उस्ताद हैं। वे कोई छिलके वसला दे ते अज कल घट लभदे हाय, बंदे चंगियां में नस्लां दे, कदी ते हस बोलवे ना जिंद साडी रोलवे, कदी ते हस बोलवे ना जिंद साडी रोलवे, वे आजा दिल जानिया, वे आजा दिल जानिया, हाय कर मेहरबानिया, आ दुख सुख फोलवे ना जिंद साडी रोलवे, कदी ते हस बोलवे ना जिंद साडी रोलवे, हाय तेरी बेवफाई हो तेरी बेवफाई, कफन ते लिखाई, मैं गल दिती खोलवे ना जिंद साडी रोलवे, कदी ते हस बोलवे ना जिंद साडी रोलवे। क्या बात है, ये हर शौहर ने अपनी बीवी को एट सम पॉइंट डेडिकेट किया है। अच्छा भाई, आप ना इजी होए, आप तो लोगों को ना सिर्फ सुनाने वाले हैं, आप तो सिखाने वाले नहीं भी हैं। तो तुसी सानू अच्छा, मैं एक पंजाबी का गीत जी जी कुछ आपके कहने से पहले जी प्लीज। अमीर शौकत अली साहब का मैं इंडिविजुअली भी इसलिए शुक्रिया अदा करना चाहूँगी व्यूअर्स, क्योंकि देखें ना सिर्फ एज अमीर शौकत अली, ना सिर्फ एज शौकत अली सन, बट जब भी हमने अपने शोज़ में बच्चों से रिलेटेड या नेशनल इवेंट से रिलेटेड या कोई भी ऐसी एक्टिविटी करने की कोशिश की है, ही इज़ दी ओनली स्टार, दी ओनली सेलिब्रिटी जो सिर्फ हम ही नहीं भरते, जो इसको अपना एक पर्सनल मिशन बना के ऐसे बच्चे तैयार करके लाते हैं कि एक्चुअली जिनका टोटल काम ही सिर्फ टीचिंग है, वो भी ऐसा काम नहीं करते। तो ये बात मैं ज़रूर अमीर शौकत अली के बारे में कहना चाहूँगी कि हर स्टेज पे
मॉर्निंग एट होम अपनी बहन जुगन पीटीवी की, इन्होंने इस मामले में इमरान भाई बहुत सपोर्ट किया है, और ये एज एन एल्डर ब्रदर मैंने आपको बताना था कि देखिए जो इनके इंडिविजुअल क्रेडिट को बात जाती है, ये मैंने जरूर कहनी होन तो अनु सुनदे सुनदे देखते जाएंगे। शौकत साहब का जिक्र हो रहा है, खान साहब का, तो उनका एक गीत जिसे इंटरनेशनली उन्हीं के नाम से पूरी दुनिया में जाना गया। सबसे पहले वो गीत मेरे ताया नायत अली खान साहब ने गाया, उससे पहले ना तारीख में उसका नाम ना निशान, फिर इंटरनेशनली जब क्लेम किया तो सारी दुनिया आज गाती है। तो उसके चंद अशार इमरान भी आपकी इजाज़त से। जावोनी कोई मोड़ ले आवो नी मेरे नाल गया आज लड़के, अल्लाह करे जावे सोना उदया जान कदमां विच तर के, छल्ला बेरी बूरे वे बतन माईदा दूरे वे जाना पहले पूरे वे गल सुन छलिया बेड़े रब्बा संग नान खेड़े, ओ छल्ला नोनो तेवे छल्ला नोनो तेवे छला नोनो तेवे वे पुत्र मिठड़े मेवे वे अल्लाह सबनू देवे वे गल सुन छलिया कावा मावा ठंडियां छावा। थैंक यू। टुटे दिलों ते करना एहसान चाहिदा, होए सोने रूप दा नी लुकिया गुरूर मेरे कोलों मैनू दस दे होया की कसूर मेरे कोलों, मैनू दस दे होया की कसूर मेरे कोलों, क्यों दूर दूर रहंदे हजूर मेरे कोलों, मैनू दस दे होया की कसूर मेरे कोलों, मैनू दस दे होया की कसूर मेरे कोलों। क्या बात। थैंक यू। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। आज हम द ग्रेट फोक बल्कि द ग्रेट लेजेंड आइकॉन शौकत अली साहब को याद कर रहे हैं। वैसे तो उनको हर लम्हे हम याद करते हैं। आज 5 साल गुजर गए शौकत अली साहब को इस दुनिया से जिस्मानी तौर पे जाते हुए। रूह तो उनकी हमेशा हमारे साथ ही रहेगी, उनके म्यूज़िक, उनके क्राफ्ट, उनके टैलेंट के थ्रू। हमारे साथ द ब्रिलियंट इमरान शौकत अली एंड अमीर शौकत अली हैं। उनके बाकी 3 बच्चों को भी आज हम याद करें। मोहसिन भाई को कनाडा में होते हैं, देन उनकी बेटियों को भी। हम सबको अपनी कंडोलेंसेस पे करना चाहेंगे। लेकिन शौकत अली साहब की जो बहुत सारी चीज़ें ब्रिलियंट थी, लेकिन इमरान भाई शौकत अली साहब ने अपनी ज़िंदगी आखिरी सांस तक पाकिस्तान को डेडिकेट कर दी। जी बिल्कुल। इसके बारे में आप दोनों भाई क्या कहेंगे एंड में? मैं ये अर्ज़ करता हूँ कि 26 नवंबर 1964 पीटीवी जब आया और तब से ले के 81 में 17 साल के बाद जो पहला अवार्ड हुआ 1981 में, 17 साल की जो कंट्रीब्यूशन हुई थी, उसमें जो पहला अवार्ड था वो शौकत अली साहब को दिया गया। बिल्कुल। और वो इसलिए दिया गया कि उनकी वतन अजीज़ के लिए जो खिदमात थी और नेशनल सॉन्ग्स थे वो इतने ज़्यादा थे कि और भी बहुत बहुत बड़े आर्टिस्ट थे, मगर इनकी क्रेडिबिलिटी इतनी ज़्यादा थी कि उन्होंने पहला अवार्ड, फर्स्ट पीटीवी अवार्ड, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस, पंजाब दी आवाज़, और फिर पूरी दुनिया में जो आवाम ने जो उनको प्यार दिया, और बाहर की दुनिया में आपको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड्स मिले, आपको आपकी वॉइस ऑफ पंजाब। बट जो काम शौकत अली साहब ने नेशन बिल्डिंग के लिए किया, व्यूअर्स याद रखें, एक फोक आर्टिस्ट की रीच वहाँ पे भी होती है जहाँ पे इवन पीटीवी भी नहीं देखा जा पाता फॉर सम रीजन, कि कोई टीवी नहीं अफोर्ड करते या व्हाटएवर। उन जगहों पे भी फोक सिंगर की आवाज़ जाती है। उन्होंने अपनी आवाज़ के साथ कौम को एक किया। जी अमीर भाई। इस मुल्क की बात उन्होंने हमेशा कही
और मैं कहता हूँ कि जहाँ पे गीत की भी अगर कहीं ज़रूरत है, मतलब कोई म्यूज़िक का प्रोग्राम चल रहा है जहाँ पे लोग गीत गज़ल गा रहे हैं, हमने उनको वहाँ पे भी मिली नगमा गाते हुए सुना और कई दफ़ा कहा कि इतने तुसी पंजाबी गीत गाना सी तुसी, उन्होंने कहा यार जब पाकिस्तान की बात आती है तो बेटा सारा कुछ आ जाता है। अपने मुल्क से इंतहाई मोहब्बत करने वाले, और हमने उनसे यही लिया है कि ज़िंदा है पाकिस्तान तो हम सब जिंदा हैं। और अगर आपकी इजाज़त हो तो उनके एक आध मिली नगमे की चंद लाइनें आपकी नज़र करें और उन्हीं को सुनते सुनते हाँ, हम आज का शो कंक्लूड करेंगे। व्यूअर्स, मैं आपसे कोई बहुत बड़ी डिमांड और रिक्वेस्ट नहीं करूंगी। अभी मेरी फ़ोन पे बात हो रही थी ब्रेक में अमरीन फातिमा से, हमारी बहुत बड़ी प्यारी जर्नलिस्ट हैं। इसी तरह बहुत से लोग मीडिया में काम करते और नहीं भी काम करते। एक पोस्ट शौकत अली साहब की अपनी स्टोरी में लगा दें और सिर्फ उनके लिए दुआ करने की रिक्वेस्ट कर दें। व्यूअर्स देखें, हम ऐसे बड़ी और कदावर पर्सनैलिटी, वो फिज़िकली तो चले गए हैं, लेकिन हम अपना हिस्सा कैसे डाल सकते हैं? उन्होंने इतना कुछ हमारे लिए किया, हम उनके लिए क्या कर सकते हैं? एक दुआ उनकी बरसी पे तो कर सकते हैं। तो जहाँ इतने आप अजीबोगरीब किस्म की चीज़ें अपने सोशल मीडियाज़ पे लगाते हैं, वहाँ पे ऐसी पर्सनैलिटीज़ का रिमाइंडर ज़रूर लगाया करें। यहाँ पे शो अपना कंक्लूड करेंगे। जी उनकी पड़ी हुई दुआ पीटीवी पे, ए प्यारे लोगों सजदे में जाके मांगो दुआ ये खुदा से, खाके वतन को सैराब कर दे अपने करम की घटा से। प्यारे लोगों सजदे में जाके मांगो दुआ ये खुदा से। कितनी हंसी प्यार की ये ज़मीं है, इसका ज़माने में सानी नहीं है। प्यारा है अपनी धरती का चेहरा, दुनिया के हर दिलरुबा से। ए प्यारे लोगों सजदे में जाके मांगो दुआ ये खुदा से। साथियों जाग उठा है सारा वतन, साथियों साथियों मुजाहिदों जाग उठा है सारा वतन, साथियों साथियों मुजाहिदों कुरान होठों पे तकबीर है, कुरान होठों पे तकबीर है। जोशे अब्बास है अज़्मे शबीर है, जोशे अब्बास है अज़्मे शबीर है। हर मुसलमान है दर की शमशीर है, सर पे साया फिगन दस्ते खैबर शिकन, सर पे साया फिगन दस्ते खैबर शिकन। साथियों मुजाहिदों जाग उठा है सारा वतन, साथियों साथियों मुजाहिदों जो भी रास्ते में आएगा कट जाएगा, जो भी रास्ते में आएगा कट जाएगा। रंग का मैदान लाशों से पट जाएगा, मैदान लाशों से पट जाएगा। आज दुश्मन का तख्ता उलट जाएगा, हर जारी सब शिकन हर जवाते गजन, हर जारी सब शिकन हर जवाते गजन। साथियों मुजाहिदों जाग उठा है सारा वतन, साथियों साथियों मुजाहिदों